नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल स्टडी के प्लेटफॉर्म में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि इस समय UPSC एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। 2 जून को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी प्रिपरेशंस आप काफ़ी हद तक कर चुके होंगे। इस प्रिपरेशन में जैसा कि मैंने पीछे जो क्लासेस ली हैं, इवन आप में से काफ़ी लोगों ने मेरे ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किए होंगे, आप में से काफ़ी लोगों ने यहाँ पेन ड्राइव कोर्सेज देखा होगा। अब बात एक वो मिसिंग लिंक की है जिसको यहाँ पूरा करने की ज़रूरत है, और वो मिसिंग लिंक है हमारा करंट अफेयर्स। अगर हम प्रश्नों को देखें, क्वेश्चन पेपर को देखें, तो क्वेश्चन पेपर में एक पूरा बैलेंस होता है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स डोमिनेटिंग पार्ट होता है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर आप देखें तो कंसेप्ट्स पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हम अगर सिर्फ 3 वर्षों के क्वेश्चंस की बात करें, 2016, 2017 और 2018, कहीं ना कहीं ये 3 पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम आगे आने वाले क्वेश्चन पेपर के बारे में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे आप कभी कोई गेम खेलने जाते हैं तो आपका जो अपोनेंट होता है, जो आपका अपोजिशन वाला जो होता है, पहले आपको उस गेम को देखना होता है, वो कैसे खेलता है, उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी होती है। एग्जैक्टली वही बात मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि पहले UPSC की तैयारी करने के पहले, अगर आप UPSC के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, या इवन आप चाहे ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ रहे हो, चाहे वो करंट अफेयर इशूज़ पढ़ रहे हो, जब तक आप उन पीछे के प्रश्नों को नहीं देखते हैं तब तक आपको ये समझ नहीं आता कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, या हमारी जो तैयारी है और जो UPSC की डिमांड है उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को कैसे भरा जाए। यहाँ पर मैं डॉक्टर रवि अग्रवाल आप सबके साथ दोस्तों इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, और इन्हीं के साथ हमारा करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो अब उसका पूरा शेड्यूल मैं आपको देने जा रहा हूं, जो इस साल 2019 के एग्जाम्स के लिए जो UPSC का एग्जाम होने वाला है, आप उसके लिए जो जा रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट PCS एग्जाम होने वाले हैं। प्लस अभी UP PCS का हाल ही में प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया है, जिसके लिए भी आप में से काफ़ी लोग मेंस के एग्जाम्स के लिए परेशान हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स जो हमने डिज़ाइन किया है स्टडी IQ प्लेटफॉर्म में, ये पूरा कोर्स आपको UPSC प्रीलिम्स के अलावा बहुत सारे स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम्स में आपको काम आने वाले हैं। इस पूरे के पूरे करंट्स को मैं कैसे डिज़ाइन करूंगा, इस पर बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट मंथ के करंट अफेयर्स हैं। ये पूरा लाइव इवेंट के साथ, यहाँ पर एक टाइम शेड्यूल के साथ आपको दिया जा रहा है, और इन्हीं शेड्यूल्स को आप मेरे साथ फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इस पूरे वीडियोस का जो मोटिव है, उस मोटिव को लेकर जो मैं आया हूं, उसका नाम है शेड्यूल ऑफ करंट क्लासेस, जो मैं आपको आज देने वाला हूं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि पिछले 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और इसके बेसिस पर मैं आगे के सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस किस तरीके से, किन चैप्टरों को लेकर, किस हिसाब से मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाऊंगा, ये चीजें आज आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएंगी, और आप इन वीडियोस को इन डेट के वाइज आप फॉलो करेंगे। आइए दोस्तों, यही मैं इन डेट्स के बारे में आपसे बात कर रहा था। जो भी हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, इन करंट अफेयर्स की क्लासेस में जो हमने शेड्यूल बना रखा है, इस शेड्यूल में जैसे अगर आप देखें तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं सबसे पहले जुलाई मंथ का, जो 11 अप्रैल को आप स्टडी IQ प्लेटफॉर्म में इसे देख सकते हैं। स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म में जो लाइव इवेंट दिया जाएगा, वो लाइव इवेंट डेट वाइज, मंथ वाइज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, हम जुलाई 2018 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस जुलाई 2018 से लेकर दोस्तों हम अप्रैल 2019 तक जितने भी करंट अफेयर्स इस साइंस एंड टेक पर आधारित हैं, वो सारे करंट अफेयर्स आपको इस स्टडी IQ प्लेटफॉर्म में डिफरेंट डे वाइज आपको जो शेड्यूल दिया जा रहा है, लाइव इवेंट यहाँ पर आपको अपलोड होगा, और इन वीडियोज़ को आप देखकर काफ़ी हद तक हमसे स्टडी IQ प्लेटफॉर्म से आप लाभ ले सकते हैं। जुलाई 2018 का जो वीडियो है वो 11 अप्रैल को लाइव किया जाएगा। अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स का हम 13 अप्रैल को लाइव कर रहे हैं। सितंबर 2018 का हम हर एक दिन के इंटरवल के बाद 15 अप्रैल को। अक्टूबर 2018 का करंट अफेयर्स हम 17 अप्रैल को लाइव कर रहे हैं। नवंबर 2018 का हम 19 अप्रैल को कर रहे हैं। दिसंबर 2018 का करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक पर बेस्ड जो होगा वो हम 21 अप्रैल को लाइव कर रहे हैं। जनवरी 2019 का जो करंट अफेयर्स होगा दोस्तों वो 23 अप्रैल को होगा लाइव। फरवरी 2019 का जो होगा वो 25 अप्रैल को होगा, और जो मार्च 2019 है वो हम 27 अप्रैल 2019 को लाइव करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो अप्रैल 2019 होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अप्रैल खत्म नहीं हो रहा है इस पूरे वीडियोस के साथ, तो उसमें कम से कम हम 15 से 20 दिन का गैप ले रहे हैं, और अप्रैल 2019 आपको 15 मई को लाइव किया जाएगा, जो आप स्टडी IQ प्लेटफॉर्म में इन दिनों में देख सकते हैं, जिसकी एक पूरी प्लानिंग, एक पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है इन करंट अफेयर्स को
को मंथ वाइज लेकर चलने के लिए। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको जुलाई 2018 से लेकर और अप्रैल 2019 तक हम इन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। एक बात और आपको बता दूं कि साइंस टेक में जैसे काफ़ी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर इन्वायरमेंट का क्या, इन्वायरमेंट इस सेशन के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि हम 1 मई के आसपास से आपके साथ इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स पे बात करेंगे, जहाँ 10 से 12 दिन के अंदर इन्वायरमेंट पर आधारित जितने भी करंट अफेयर्स होंगे, ऐसे ही जुलाई से लेकर अप्रैल तक के सारे करंट अफेयर्स वहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। साइंस एंड टेक में आपको एक चीज़ और बता दूं, हमें किन किन चीज़ों का एक कलेक्शन चाहिए जिन बेसिस पर मैं आपके सामने यहाँ हूँ और जिन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो साइंस एंड टेक में हम यहाँ पर आपको जिन करंट अफेयर्स को लेकर आ रहे हैं उसमें एक तो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर होगा, द वन पार्ट इज द हिंदू न्यूज़पेपर होगा, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस होगा जो उनमें बेस्ड करंट अफेयर्स होगा, उस न्यूज़पेपर को लेंगे, और प्लस साथ ही साथ हम कुछ पीआईबी के भी इश्यूज़ को लेकर मंथ वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां हम आपके साथ बहुत सारे गवर्नमेंट साइट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस और मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म को जो विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हैं उनको मैं साथ लेकर मर्ज करके चैप्टर वाइज चलूंगा। किन चैप्टर्स को कैसे लेके चलेंगे उसको मैं आपको अभी बताने वाला हूं, क्योंकि ये पहला वीडियो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बेसिस पर आप आगे के सारे जो लेक्चर्स हैं उसको आप प्लान करके और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको हो सकता है आगे की वीडियोस में कुछ दिक्कतें हो, किस हिसाब से हमने करंट अफेयर्स को प्लान किया है उसे समझने में। तो फिर मैं गुजारिश करूंगा इस वीडियो को आप सबसे पहले देखें। इसके अलावा जो कलेक्शंस हैं उन कलेक्शंस में हम बाद में साइंस रिपोर्टर के भी इश्यूज को लेकर आएंगे, और साइंस रिपोर्टर पर भी आधारित जो मंथ वाइज क्वेश्चन होगा उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। उसकी भी एक स्ट्रैटेजी मैं आपको आगे देने वाला हूं और उसको भी मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा, जिससे उसका भी जितना भी फायदा हो सकता है आप अपने एग्जाम्स में उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपीएससी में एक्सक्लूसिव प्रोग्राम जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है, उसमें मैं आपको एक बात बता दूं, पूरा अगर यूपीएससी में साइंस और टेक की बात करें तो विज्ञान और तकनीकी से पूरे जो क्वेश्चंस यूपीएससी में दिए जाते हैं वो तकरीबन 15% क्वेश्चंस इसी पार्ट से दिए जाते हैं। यानी साइंस एंड टेक का एक अच्छा खासा रोल है जो हमारे एग्जामिनेशंस में है, इसलिए हम इसको किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं। जैसा भी मैंने बोला कि एग्जाम्स के चीज़ों को समझने के लिए और उन चीज़ों पर आने के लिए, यानी कहने का मतलब है कि हम किस तरह से तैयारी करें, उसके लिए सबसे पहले हमें इस सब्जेक्ट का वेटेज देखना है। तो इन सब्जेक्ट के वेटेज में मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, 2015 में 14 क्वेश्चन है, 2016 में आउट ऑफ 100 में से 18 क्वेश्चन हैं, 2017 में आउट ऑफ 100 में से 14 क्वेश्चन है, और 2018 में आउट ऑफ 100 में से 15 क्वेश्चन है। यानी तकरीबन 15% क्वेश्चन, 15% क्वेश्चन आपके पेपर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होता है, जिसको आप एक अच्छा खासा वेटेज समझ सकते हैं ऑन एन एवरेज। अगर हम इन साइंस को पूरे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ इन सब्जेक्ट्स में जो हम डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछे गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो इसका एक कॉम्बिनेशन है, जिस कॉम्बिनेशन को लेकर हमें यूपीएससी देना होगा। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दोस्तों, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मिलते हैं। यानी अगर हम अन्य एग्जाम्स की से कंपैरिजन करें तो यूपीएससी में जो वेटेज होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है। वहीं आप फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो पिछले 4 सालों में कोई भी क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं दिए गए हैं। ओके, इसी साथ अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी पे क्वेश्चंस आए हैं, और बायोलॉजी पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2 क्वेश्चंस आए हैं 2016 में और 2 क्वेश्चन आए हैं 2017 में। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरी बायोलॉजी में किसी ना कहीं एक स्पेसिफिक चैप्टर है जिस चैप्टर पे फोकस किया गया है, और उस चैप्टर का नाम है हेल्थ एंड डिजीज, और प्लस हेल्थ एंड डिजीज के साथ उससे जुड़े हुए जो डिफरेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है भारत में जो चलाए गए हैं किसी ना किसी बीमारियों को दूर करने के लिए, विमेंस के प्रोटेक्शन के लिए, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए, उन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आता है जब हम क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं। नहीं तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी बहुत ही वास्ट है। कहीं ना कहीं ये चीजें और ये एनालिसिस आपको मदद करेंगी। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं आपके पेपर में वो ज्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रहे हैं, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो। साथ ही साथ यूपीएससी में साइंस एंड टेक ही, अगर हम साइंस की बात करें तो आपके मेंस में आता है, मुख्य परीक्षा में आता है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेंस में भी कोई रोल नहीं है।
प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सिलेबस बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहज और सुलभ तरीके से यूपीएससी ने मेंशन कर दिया है, जिसका नाम है जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। पर इस सामान्य विज्ञान के अंदर यूपीएससी ने कुछ भी नहीं लिखा है कि हमें सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस यूपीएससी के पेपर में है वो है हमें क्या पढ़ना है। आप ऐसे काफी मित्र ऐसे होंगे, काफी मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो दिन रात एक करके 24 घंटे में से हो सकता है शायद 48 आवर्स भी पढ़ते हो। ओके, मेरा कहने का मतलब इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, लेकिन स्टिल जब वो एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उनके 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन भी नहीं बनते। तो बात ये होती है कि आप जिन चीजों को पढ़ते हैं वो कंटेंट कितना रिलायबल है वो बड़ा मैटर करता है। और आप कुछ भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यूपीएससी ने आपका कोई पैरामीटर नहीं दिया है, आपका कोई सिलेबस नहीं दिया है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, इसी के लिए मैं आपको करंट अफेयर्स के सेशन को स्टार्ट करने के साथ साथ सबसे पहले इन चैप्टर्स के नाम बताने वाला हूं, इन चैप्टर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस कराने वाला हूं और इन्हीं चैप्टर्स के ऑर्डर में मैं आपको आगे के मंथ के करंट अफेयर्स भी कराने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको आगे के लेक्चर्स को समझने में मदद करने वाला है। जनरल साइंस में किन चैप्टर्स को हम फॉलो करेंगे, उन चैप्टर्स पर पहले आते हैं और उन चैप्टर्स को देखने के बाद हम उन चैप्टर्स की एनालिसिस करते हैं। आइए दोस्तों, इस पूरे के पूरे अगर हम करंट अफेयर्स की मतलब पूरे साइंस एंड टेक के चैप्टर्स की बात करें तो एक पहला चैप्टर जो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरा एनर्जी चैप्टर के बारे में, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा संचार और सूचना यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा प्रतिरक्षा तकनीकी डिफेंस टेक्नोलॉजी, छठवां आपको जो जानना है स्पेशली आपके सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो जैसे चैप्टर लिखे गए हैं। सातवां चैप्टर में जिसमें हम आईपीआर की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, साथ साथ आठवें चैप्टर में हम पार्टिकल फिजिक्स यानी कण भौतिकी की बात करेंगे, नौवें में चैप्टर में हम बायोटेक की बात करेंगे, 10वें चैप्टर में हम डिफरेंट डिजीज के साथ उनसे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं और साथ साथ उनके जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है और कुछ करंट अफेयर्स या मिसलेनियस टॉपिक से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन चीजों को यहां हम देखने वाले। यानी ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको साइंस में ओवरऑल जनरल साइंस के पेपर में पिछले 4 साल की एनालिसिस के बेस पर मैंने आपको बनाया। इन चैप्टर्स को इसी ऑर्डर में आप फॉलो करेंगे। ये एक एनालिसिस है जहां पर चैप्टर वाइज मैंने आपको एनालिसिस कर रखा है। ये वीडियो आपको आने वाले कई सालों तक काम आएगा। ओके, नॉट ओनली फॉर 2019। आप इन वीडियोस को जरूर शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को कहीं ना कहीं समझने में मदद करें, जिससे हमारी जो मेहनत है, हमारा जो लगन है, हमारा जो आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं वो आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद हो। देखिए दोस्तों, यहाँ जो चैप्टर्स है, अगर इन चैप्टर्स पर जाएं और इनकी स्टडी करें तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखो तो प्रीलिम्स में आप देखो तो इस चैप्टर का महत्व उतना नहीं है, इस चैप्टर का महत्व उतना नहीं है। यहीं पर अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रीलिम्स में फिर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा प्रीलिम्स में अगर आप बात करो तो एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का, यहाँ देखो आप एनर्जी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं स्पेस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नॉट लेस इंपॉर्टेंट, इसका भी अच्छा खासा रोल है। साथ ही साथ आप डिफेंस में जाएं तो डिफेंस में मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हैं। साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी एक आध क्वेश्चन रहे हैं। पार्टिकल फिजिक्स को हम कण भौतिकी कहते हैं, आज का बर्निंग टॉपिक है जहां पे यूपीएससी क्वेश्चन दे रहा है। जैव तकनीकी पर भी आधारित यूपीएससी ने क्वेश्चंस दिए हैं। और हेल्थ और डिजीज पे बेस अगर हम बात करें तो 16 और 17 में क्वेश्चंस आए हैं। और साथ ही साथ मिसलेनियस टॉपिक भी हैं जहां पर जैसे 3D प्रिंटिंग है, टेलीविजन तकनीकी है, इस तरह के टॉपिक्स पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो एक समरी है जिस समरी के बेस पर आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हमें अपने प्रिपरेशंस में क्या चीजें रखनी है। हमें अपने प्रिपरेशंस में 4 चीजें रखनी है। पहला, उस सब्जेक्ट का बेसिक, दूसरा उस सब्जेक्ट पर आधारित जो उसका एप्लीकेशंस है उस पे आधारित जो भी क्वेश्चंस हैं, और तीसरा अगर उस टॉपिक पे जुड़ा कोई करंट अफेयर्स है, और चौथा हमें उसके साथ जुड़ा हुआ गवर्नमेंट स्कीम्स और गवर्नमेंट की कोई योजनाएं हैं उनको भी कनेक्ट करके पढ़ना होगा। इवन जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं कि जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में आपसे बात करूं तो मैं आपसे बोलूंगा कि क्वेश्चन पेपर पूरी तरह से इंटरलिंक होकर पूछा जाता है। यानी एक सब्जेक्ट पे अगर मैं साइंस टेक की बात करूं तो साइंस एंड टेक में आप देखो तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सोशल इशू से जुड़ा है, साइंस एंड टेक में क्वेश्चन कहीं ना कहीं आईआर से भी जुड़ा है। तो इन्हीं बेसिस पर जाकर हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, जिसकी समझ हमें आगे के पीपीटीज में ठीक से होने वाली, जहां हम 3 वर्षों के प्रश्न को आपको दिखाने वाले हैं और इन्हीं ऑर्डर में आपको करंट अफेयर्स भी कराने वाले हैं। सो दोस्तों, हमारा जो करंट अफेयर्स होगा उस करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूं हम इन्हीं चैप्टर
चैप्टर्स को लेकर इन्हीं चैप्टर वाइज करंट अफेयर्स चलेंगे और ये मंथ वाइज हम आगे बढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है जब हम आपको जुलाई की बात करेंगे, जब हम आपको अगस्त की बात करेंगे, जब हम आपसे सितंबर की बात करेंगे, अक्टूबर की बात करेंगे, तो इन्हीं ऑर्डर्स में चलने वाले हैं कि ये यूनिट 1 से बेस्ड अगर कोई करंट अफेयर्स है तो ये है, यूनिट 2 पे बेस्ड अगर कोई करंट अफेयर्स है तो ये है, यूनिट 3 पे बेस्ड कोई करंट अफेयर्स हो तो ये है। तो ये आप इस यूनिट को फॉलो करेंगे मेरे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि आगे इसी यूनिट्स के हिसाब से हमारा करंट अफेयर्स चलेगा मंथ वाइज। यानी कहने का मतलब है कि हम पूरे करंट अफेयर्स को काफी अच्छी तरह से पूरी प्लान करके और इन्हीं चैप्टर्स के बेस पर करंट अफेयर्स लेके चलेंगे, क्योंकि आगे जो हम आपको दिखाने वाले हैं वही इन चैप्टर्स के प्रमाण हैं, क्योंकि उन्हीं बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि आज तक प्रश्न विज्ञान में इन्हीं चैप्टर से रहे हैं पिछले विगत 4 वर्षों में। और इन्हीं चैप्टर्स को मैंने इसी ऑर्डर में, मेरी एक बुक आती है जिसको हम कहते हैं मैग्रा हिल की एक पब्लिकेशन साइंस टेक की बुक है, उसके लिए मैं आप सबको सजेशन दूंगा ट्रेडिशनल पार्ट के लिए उस बुक को पढ़ना ना भूलें। काफी हद तक जो करंट अफेयर्स आपको है, अगर उससे कंसेप्ट्स की बात करेंगे, वो सारा कंसेप्ट इन चैप्टर्स में दिया गया है। आज ये बुक दोस्तों आप सबके साथ की वजह से ये आज इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली विज्ञान तकनीकी बुक है, इसलिए इस बुक को आप पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और इन यूनिट्स पर बात करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018, यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के जो प्रश्न हैं, मैं कोशिश करूंगा कि हर ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को 15 से 20 मिनट में आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर दूं। ये पीपीटी आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रवि पी अग्रहरी के नाम से ये प्रोफाइल, डॉक्टर रवि पी अग्रहरी के नाम से आपको फेसबुक पर ये पेज मिल जाएगा, आप यहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न जो यूपीएससी 2018 में पूछा गया दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है जो सोलर पावर प्रोडक्शन को लेकर भारत के बारे में है। पहला कह रहा है इंडिया जो दुनिया में है वो 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, यानी निर्माणकर्ता राष्ट्र है जो सोलर वफर बनाता है जिसे हम फोटोवोल्टाइक्स में यूज करते हैं। फोटोवोल्टाइक्स मेरे हिसाब से आप में से काफी लोग जानते होंगे, सोलर एनर्जी मैंने अपनी बुक में भी डिस्क्राइब किया है। इवन फोटोवोल्टाइक्स पर पिछली बार अगर आप 2011 से 2018 की बात करें, क्योंकि यूपीएससी का नया पैटर्न प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का 2011 से 18 में ही स्टार्ट हुआ है, इन पेपर्स को देखें तो तकरीबन ये तीसरी बार प्रश्न है जो फोटोवोल्टाइक्स पर आधारित है और पूछा गया है। तो फोटोवोल्टाइक जो सड़क के किनारे आप देखते हैं साइडवाइज, आपने देखा होगा जहां पर एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होती है जिससे सोलर एनर्जी के बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, उसी के बारे में कह रहे हैं कि उनमें हम सिलिका बेस्ड प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स लगाते हैं जिनको हम सिलिकॉन वफर कहते हैं, और इनसे फोटोवोल्टाइक की क्षमता काफी हद तक बढ़ जाती है जिससे पावर काफी ज्यादा जनरेट होता है, सोलर पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी काफी ज्यादा बनती है। दूसरी बात अगर हम करें तो ये चीज कह रहा है कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर नहीं दोस्त, इंडिया में सोलर वेफर बन रहे हैं लेकिन इंडिया का भी सोलर वेफर काफी हद तक काफी पीछे है, हम इवन टॉप 10 कंट्रीज में भी नहीं हैं। तो यानी 10 के बाद में अगर हम गिनती शुरू करें तो भारत का नाम आता है दुनिया में सबसे ज्यादा सिलिकॉन वेफर पर काम करने वाला जो राष्ट्र है वो चाइना है। दूसरा, इंडिया में जो सोलर पावर टैरिफ होता है, तो ये स्टेटमेंट आपको पूरी तरह से गलत है। इंडिया में जो सोलर पावर टैरिफ है वो सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया ही तय करता है। बिल्कुल, सोलर एनर्जी में सोलर इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्राइस होगा, क्या रेट होगा, इन सारी चीजों के लिए सोलर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ही निर्धारित करता है। यानी यहां पर सेकंड ऑप्शन सही है, पहला आंसर पूरी तरह से गलत है। थोड़ा सा इनके ब्रीफ किया गया है आगे के इंफॉर्मेशंस में, जिसे आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। सोलर वफर का मतलब होता है कि एक स्लाइस, एक पीस की तरह का एक सबस्ट्रेट, एक पदार्थ, जिसका मतलब होता है वफर। और ये पूरी तरह से जो होता है ये बहुत ही पतले स्लाइस की तरह का बना हुआ सेमीकंडक्टर, अर्धचालकता नामक पदार्थों का बना होता है, इसमें सिलिकॉन टाइप की चीजें पाई जाती हैं और इन्हीं सिलिकॉन टाइप की चीजों को वेफर के फॉर्म में हम इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज करते हैं, फोटोवोल्टाइक्स में यूज करते हैं और साथ ही साथ हम इनको सोलर सेल्स में भी लगाते हैं, जिससे सोलर सेल की एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ जाती है। चाइना के बारे में आपको बता ही चुका हूं कि ये टॉप में आता है जो सिलिकॉन को बनाता है। इसके अलावा अदर राष्ट्र जो हैं, अदर कंट्रीज जो हैं सिलिकॉन वेफर वगैरह का निर्माण करते हैं, उसमें रशिया, यूएस, नॉर्वे, ये सारे राष्ट्र हैं जो
आते हैं। 2013 में इंडिया ने सबसे पहले अप्रूव किया था सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए, और 2017 में एक डेटा जो है इंडिया जो है करीब 60,000 मैट्रिक टन सिलिकॉन का निर्माण कर रहा है। वहीं पर चाइना अगर बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा तकरीबन 4.8 मिलियन मैट्रिक टन का निर्माण कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं इंडिया टॉप 3 में तो कहीं भी नहीं आता, यानी इस प्रश्न में सेकंड ऑप्शन सही होगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हैं जिस बारे में आप इस पीपीटी की मदद से देख लेंगे। फिर भी एक छोटा सा ब्रीफ कर दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, MNRE के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, अंदर आता है। रीजन क्या है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया का कि भारत में जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है, जहां पर इंडिया में पहले 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन की बात थी और जिसे आज बढ़ाकर हम लोगों ने 1 लाख मेगावाट कर दिया है, या जिसे आप कह सकते हैं 100 गीगावाट कर दिया है, और इसमें भी आज बढ़ोतरी की बात हो रही है। उसी को सक्सेस बनाने का पूरा लक्ष्य है। और पूरी तरह से बात करें, यही एक ऐसा है जो कि पूरी तरह से सेंट्रली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आता है, जो इंडिया में सोलर एनर्जी सेक्टर के लिए अच्छी तरह से काम करेगा। यहां पर जो कंपनी होगी VGF स्कीम के द्वारा काम करने वाली है। VGF स्कीम के बारे में मैंने बता दिया, इसको हम बोलते हैं वायबिलिटी गैप फाइनेंस, यानी कहने का मतलब है यहां पर जो प्रोजेक्ट लाया गया वो काफी हद तक इकोनॉमिकली जस्टेबल होगा, यानी इकोनॉमिकल लेवल पर काफी हद तक ठीक रहेगा और सोलर एनर्जी को बूस्टअप करने का प्रयास किया जाएगा। और सोलर एनर्जी टैरिफ मैंने आपको बता ही दिया, ये इंडिया में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही करता है, जो एक कंपनी है। आगे सेकंड क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप पर बात करते हैं। इनमें से कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हमारे राष्ट्र को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने में यानी कॉन्सिक्वेंसेज यानी कमियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, या किसी भी कंट्रीज के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर फिलहाल आप काफ़ी कई दिनों से सुनते होंगे, कई सालों से सुनते होंगे, इंडिया इज ट्राइंग टू बी अ मेंबर ऑफ एनर्जी। भारत कई वर्षों से एनर्जी का सदस्य बनने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किस तरह से क्या आती है दिक्कतें। इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, यानी आप आसानी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किसी दूसरे रास्ते पा सकते हैं अगर आप एनर्जी के मेंबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है वो एनर्जी से आता है। पीछे का भी क्वेश्चन आपने कहाँ से देखा, सोलर वेफर सोलर एनर्जी के बारे में बात की, इसलिए मैंने लेफ्ट में देखो आपको मेंशन किया हुआ, ये क्वेश्चन भी एनर्जी से पूछा गया है। तो यहाँ पर बात होती है कि ये चीज से आई है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये आसानी से अगर आप एनर्जी के मेंबर होते हैं तो किसी भी दूसरे रास्ते से यूरेनियम वगैरह या न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली जो तकनीकियां हैं आसानी से ले सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर पूरी तरह से सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आप ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स, अगर आप एनपीटी के मेंबर होते हैं तो क्या आप एनएसजी के मेंबर हो जाएंगे? ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपके एनपीटी के मेंबर होने पर ही आप एनएसजी के मेंबर बनेंगे। वो अलग बात है कि एनएसजी के जो राष्ट्र हैं जो एनपीटी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया पहले तुम एनपीटी पर साइन करो, उसके बाद हम तुमको एनएसजी का मेंबरशिप दे देंगे। तो इंडिया एनपीटी पर साइन क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि एनपीटी के भी अपने रूल्स हैं, उनके नियम कानून हैं। एनपीटी पर साइन करने के लिए इंडिया को अपना सारा न्यूक्लियर वॉरहेड यानी नाभिकीय बमों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा। आप बताइए अगर इंडिया ने न्यूक्लियर बम को डिस्ट्रॉय कर दिया एनपीटी पर साइन करने के लिए, पाकिस्तान नहीं करता है तो इंडिया की रक्षा कौन करेगा? और चाइना को ऑलरेडी इसका हक दे रखा है कि आप एटम बम रख सकते हैं। तो भारत की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं काफी हद तक प्रभावी होगी और हमारी सुरक्षा की बात है, इसलिए इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं। और इंडिया कहता है कि एकाध राष्ट्र ऐसे हैं जब वो एनएसजी के मेंबर बने थे उस समय वो एनपीटी के मेंबर नहीं थे। यानी कहने का तात्पर्य यहां पर भी पूरी तरह से पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है कि एनपीटी का मेंबर बनने पर ही एनएसजी का मेंबरशिप मिलेगा। वो अलग बात है कि ऐसी बात कही जा रही है कि आप एनपीटी पर साइन करो, हम आपको एनएसजी मेंबरशिप के लिए अलाउ कर देंगे। तीसरा प्रश्न है जो पूछा जा रहा है आईएईए से जुड़ा हुआ प्रश्न है और यहां पर कह रहा है कि इन द इंडियन कंटेस्ट व्हाट इज द इंप्लीकेशन टू रेटिफाई एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यानी कहने का तात्पर्य है कि एडिशनल प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लेकर आई है, इसके अंतर्गत इवन इंडिया इसको रेटिफाई कर चुका है, हमारे पार्लियामेंट में चीज पास हो चुकी है और इंडिया इसके सारे नियम कानून को फॉलो करता है। तो इसका कहने का तात्पर्य है आईएईए पूरी तरह से सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वहां पर उनको चेक करने का काम करेगा, अलाउ करेगा। सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अलाउ किस लिए किया जाएगा? क्योंकि कहीं कोई चोरी छुपे न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज तो नहीं कर रहा, यानी अपने रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बहाने एटम बम का निर्माण तो नहीं कर रहा। यानी कहने का तात्पर्य है कि सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी आईएईए सेफगार्ड्स के अंदर रखा जाएगा और उसको कोई भी कंट्री जो होगा, मतलब जो भी कंट्री इस चीज मतलब इसको अलाउ करेगा, जिसकी मदद से वो कंट्री भी चोरी छुपे इस तरह का काम नहीं कर पाएगा। और आईएईए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको मैं बताऊं इसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसे न्यूक्लियर वॉचडॉग के नाम से जाना जाता है, यानी नाभिकीय खोजी कुत्ता।
न्यूक्लियर वॉचडॉग का मतलब होता है किसी भी कंट्री में अगर उल्टी सीधी या चोरी छुपे अगर नापाकी तकनीकी का मिसयूज हो रहा है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, तो ये कहीं ना कहीं उसको जानने, पहचानने और उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का काम करेगा, जिससे दुनिया में इस तरह की चीजें कंट्रोल की जा सके। चौथा प्रश्न यहां पर है दोस्तों जीपीएस के बारे में, और यहां पर यह पूछ रहा है कि जीपीएस इनमें से किस एरिया में तकनीकी है जिसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल आज के बारे में बात करें तो मोबाइल फोन ऑपरेशंस में जीपीएस है, बैंकिंग ऑपरेशंस में को भी पूरी तरह से जीपीएस, और यहां तक कि दोस्तों पूरे पावर ग्रिड को कंट्रोल करने के लिए भी जीपीएस तकनीकी का प्रयोग होता है। एक साथ सारे पावर ग्रिड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, जिसका क्वेश्चन जो बना है उसका की पॉइंट है आधार। द आइडेंटिफाई प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो आधार प्रोवाइड करता है वो किस तरह से इंप्लाई होता है, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। ये क्वेश्चन आप संचार से भी जोड़ सकते हैं और इसको आप सोशल इश्यूज से भी क्वेश्चन जोड़ सकते हैं जो हमारे राष्ट्र में जुड़ा हुआ है, जहां आधार काफी हद तक मस्ट कर दिया गया था। पहली बात, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ओके, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो क्या आधार से जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है उसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जोड़ सकते हैं? नहीं दोस्त। पहले तो मैं आपको बताऊं एपीआई होता क्या है। एपीआई जिसे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं, ये एक रूटीन्स, एक प्रोटोकॉल्स है जो एक नियम सेट करता है और एक तरह से एक तरह का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की तरह काम करता है, जहां पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को एक साथ जोड़कर काम कराया जाता है। तो पहली चीज, ये इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम एपीआई को प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो आधार के लिए हो। दूसरा कह रहा है कि ऑनलाइन ऑथेंटिफिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। डेफिनेटली दोस्तों, आइरिस एक तरह का बायोमेट्रिक सिस्टम है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन ऑथेंटिफिकेशन और सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए हम आइरिस को यूज कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन बायोमेट्रिक्स की तरह काम होगा और डेटा और इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखेगा। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ यूपीएससी पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जैसे वन्नाक्राई, पेटिया और इटर्नल ब्लू, ये कभी कभी न्यूज़ में रहते हैं, और किस तरह से ये किस कार्य से जुड़े हैं, किस तरह से ये न्यूज़ में रहते हैं, इनके बारे में बताइए। फिलहाल मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले एक केस हुआ था रैंसमवेयर का। रैंसमवेयर में ऐसा था कि आपके सिक्योरिटीज डेटास को हैक कर लिए जाते थे, आपके कंप्यूटर के डेटास को, और आपसे पैसे मांगे जाते थे, जिसके बेसिस पर आप उनसे पैसे देकर फिर उसे छुड़वाते थे, जिसकी वजह से बिटकॉइन और आगे चल के ब्लॉकचेन जैसे टर्म्स हैं जो काफी पॉपुलर हुए हैं। सो दोस्तों, ये टॉपिक पूरी तरह से साइबर अटैक से जुड़ा हुआ है। बड़ा ही सिंपल सा टर्म है और ये रैंसमवेयर के केस में ये सारे टर्म्स बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। अब पिछले 2-3 सालों से अगर आप न्यूज़पेपर के टच में हैं तो वन्नाक्राई, पेटिया और इटर्नल ब्लू के शब्द आपको सुनने में मिलेंगे। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और पूरी तरह से कंसेप्ट पर आधारित है, यानी एक क्रिएटिव क्वेश्चन है। अगर आप कंसेप्ट समझ सकते हैं तो इस प्रश्न को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है उसके कंसेप्ट को मैं समझाता हूं। ये क्वेश्चन पूरी तरह से संचार और सूचना पर बेस्ड है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग कम्युनिकेशन तकनीकी, जैसे जैसे संचार सूचनाएं और ज्यादा विकसित हो रही हैं, तकनीकियां विकसित हो रही हैं, इनमें से कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है जो इनमें से कौन, जिस तरीके को मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताने जा रहा हूं, इनमें से ये किसको फॉलो करेगा, जो ऑप्शंस दिए हैं उनके द्वारा बताना है। इस पूरी कहानी का मैं आपको थीम बता देता हूं जो कि बहुत ही सिंपल है, और थीम बताने के बाद सीधे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, क्योंकि सीधा ट्रांसलेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। सो पहली बात कि आप मान लो आपने एक अलार्म वॉच सुना और जैसे ही आपने अलार्म घड़ी सुनी आप उठ गए। जैसे ही आप उठे आपको क्या लगता है कि आपका गीजर ऑन हो गया, क्योंकि अब आपको नहाना, आपको ऑफिस जाना है। गीजर आपने ऑन नहीं किया, एक सिस्टम है जिसके द्वारा पहले आपका अलार्म वॉच आपने सुना, जैसे आप उठे आपने टैप खोला, टैप खोलकर आपने फेस वॉश किया, टूथब्रश किया, तब तक आपका गीजर ऑन हो गया। जब आप टूथब्रश वगैरह करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद जब आप नहाने जाते हैं, जैसे आप टैप ऑन करते हैं गीजर में पानी गर्म हो चुका है, टैप ऑन करते ही आपका मोटर ऑन हो जाता है, मोटर से पानी ऊपर चढ़ने लगता है। अब जब मोटर से पानी ऊपर चढ़ने लगता है उसके बाद जब आप नहा के बाहर निकलते हैं आपका गीजर बंद हो चुका होता है। आपका मोटर जो पानी ऊपर चढ़ाता है, क्योंकि आप टैप खोलते हैं तो पानी का लॉस होता है, टैंक खाली होता है, तो ये टैंक फिर भरने लगता है, मोटर चलने लगता है। जैसे ही आप बाहर आते हैं आपका चाय बनने लगता है। आप जैसे ही चाय पीते हैं आप देखो आपका गेट खुल जाता है। आप गेट खोल के जैसे ही बाहर जाते हैं, मैं इनमें कुछ चीजों को और ऐड कर रहा हूं स्टोरी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। जैसे ही आप फिर जाके गाड़ी में बैठते हैं, आपका घर क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपको गाड़ी में बैठते हैं, आपको फट सारे सिग्नल्स आते हैं, इंफॉर्मेशन आते हैं और बता दिए जाते हैं आप लेफ्ट से नहीं राइट से जाएंगे, क्योंकि
लेफ्ट साइड में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। इस तरह करते करते पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो आपकी जीवन से जुड़ जाएगा। ओके, और ऐसा कहते हैं 5G आने के बाद, 5th जनरेशन की तकनीकी आने के बाद, इस तरह की तकनीकी काफी हद तक हम अपने घरों में प्रयोग में ला रहे होंगे। इस तकनीकी को किसके द्वारा समझ सकते हैं? तो यहां पर आपको मैं बताऊं, यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द करेक्ट टर्म। फिलहाल यहां पर करेक्ट टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी नहीं होगा, यहां करेक्ट टर्म WOT होगा, जिसे हम वेब ऑफ थिंग्स भी कहते हैं। लेकिन यूपीएससी के ऑप्शन में क्योंकि वेब ऑफ थिंग्स नहीं दिया हुआ है, तो यहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूरी तरह से सही आंसर होगा। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसको बोलते हैं? इंटरनेट के द्वारा सारी वस्तुओं को जोड़ना, यानी इंटरनेट के द्वारा हमारे सारे वस्तु एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। वस्तु का मतलब होता है थिंग्स, इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और एक वस्तु इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जब दूसरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ती है और तीसरे इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ती है, तो एक पूरा का पूरा एक वेब, एक जाल सा बन जाता है, जिसे हम वेब ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो आप इस जगह पर क्या देख रहे हैं? एक पूरा का पूरा एक जाल है, एक नेटवर्क है, एक सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम, दूसरा सिस्टम के बाद तीसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम के बाद चौथा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस को वेब ऑफ थिंग्स बोलेंगे। सो यहां पर आंसर फिलहाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल बी द बेटर वन, विद रीजन द WOT इज नॉट गिवन देयर। ओके, आगे बात करते हैं, डिजिटल इंडिया पर आते हैं। डिजिटल इंडिया का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूरी तरह से संचार सूचना पर आधारित और काफी हद तक सोशल इशू का भी क्वेश्चन है। मैंने यहाँ संचार और सूचना को लेकर आपको बताया है। यहाँ पर यूपीएससी कह रहा है कि डिजिटल इंडिया के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ठीक है, भारत सरकार यानी भारत पूरी तरह से डिजिटल इंडिया को लेकर क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? तो पहली बात कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना डिड। कभी नहीं दोस्तों, भारत का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी 1% उद्देश्य नहीं है कि भारत इंटरनेट कंपनी बनाएगा और दुनिया में सबसे आगे जाएगा चाइना की तरह। यहां कुछ भी ऐसा मोटिव नहीं है। दूसरी बात, एस्टैब्लिश द पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विद इन आवर नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। यानी कहने का मतलब कि हमारा कंट्री काफी बड़ा हब हो जाएगा और यहां पर जैसे डिजिटल इंडिया ग्रो करेगा, हमारे इंडिया में इस तरह की तकनीकियां दूसरे कंट्रीज से हमारे यहां लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमारे पास बिग डेटा होगा। बिग डेटा हम इंटरनेट पर स्टोर और रोज बढ़ने वाला वो डेटा है जहां पर कुछ ना कुछ डेटा और भी बढ़ते रहते हैं। ये भी बिग डेटा एक इशू है जो मैंने बुक में अपनी दिया हुआ है, और पिछले 2 से 3 साल पहले ये बिग डेटा यूपीएससी के लिए और बाकी इवन जनरल एग्जाम्स के लिए भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं न्यूज में आता है। तो इंटरनेट पे मौजूद होने वाले और बढ़ने वाले दिन प्रतिदिन जो डेटा है, जो इंफॉर्मेशंस बढ़ रहे हैं इंटरनेट पर, उन्हें बिग डेटा का नाम दिया जाता है। फाइन, तो ये दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, तीसरा, ये कहने का तात्पर्य भारत में डिजिटल इंडिया आने से कई हमारे जो गांव हैं, हमारे विलेजेस इंटरनेट से जुड़ जाएंगे, वाईफाई वगैरह स्कूलों में, पब्लिक प्लेसेस में और मेजर टूरिस्ट सेंटर्स में जुड़ जाएंगे। डेफिनेटली ये पूरा उद्देश्य सही है और यहां पर तीसरा आंसर पूरी तरह से सही होगा, जो कि डिजिटल इंडिया का मोटिव है भारत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है जीएम मस्टर्ड पर आधारित, जिसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड कहते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को अगर आप देखें तो बायोटेक से यह प्रश्न पूछा गया है और यहां पर काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हुए हैं, और कंफ्यूजन का जो पॉइंट था वो था बीटी मस्टर्ड। बीटी मस्टर्ड और जीएम मस्टर्ड के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बीटी मस्टर्ड भी एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है, लेकिन अभी पूछा जा रहा है भारत के रिस्पेक्ट में जो जीएम मस्टर्ड है वो क्या है। भारत के रिस्पेक्ट में हाल ही में एक जीएम मस्टर्ड बना है जिसका नाम है DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। मैं लिख देता हूं दोस्तों, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जो है, ये इंडिया में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस एक लेबोरेटरी है जिसने बनाया है, और ये भारत द्वारा बनाया गया पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जिसको कॉमर्शलाइज करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इस पर भी यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एक तो पूछा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी किस एक्ट के अंदर आता है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर यह बनाया गया, जो भारत में जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहीं दूसरे कंट्री से लाए जाते हैं उसको चेक करता है, उसको अलाउ करता है, उसको सर्टिफाई करता है, उसके बाद ही भारत में वो पौधे लगाए जा सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम इनका क्वारंटाइन या इनको ठीक से ना देखें तो हो सकता है भारत में इनके द्वारा कोई बीमारी चली आए या कोई प्रॉब्लम चली आए जो हमारे नॉर्मल पौधे हैं या हमारे हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो वहीं पर बात हो रही है कि GEAC जो इंडिया का जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है उसको कंफ्यूज नहीं होना आप। जो बीटी मस्टर्ड के केस में हमने क्या किया, अब यहां ऑप्शन
कंफ्यूजन में आते हैं। GM मस्टर्ड हैज द जीन ऑफ ऑल द सॉइल बैक्टीरिया, ऑफ सॉइल बैक्टीरिया एकदम गलत है। BT मस्टर्ड में हम लोगों ने बैसिलस थुरिनजेंसिस एक जीवाणु है, उसके वो जीवाणु जो होता है बैसिलस थुरिनजेंसिस, वो थुरिनजेंसिस सॉइल में पाया जाता है और सॉइल बैक्टीरिया होता है और ये ग्राम पॉजिटिव किस्म का होता है। यही बैक्टीरिया जो होता है वो हम यहां पर जनरली BT मस्टर्ड के लिए यूज किया गया है, सॉरी BT मस्टर्ड के लिए यूज किया गया है, उसका यूज GM मस्टर्ड के लिए नहीं किया गया है। तो ये पहला कंफ्यूजन है जो आपके साथ रहता है और उम्मीद करता हूं अब आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन जो यहां पे था मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, दिस वन इज हियर। यहां पर देखिएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड में पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ये BT मस्टर्ड के लिए यूज किया गया है बैक्टीरिया, उसका नाम है बैसिलस थुरिनजेंसिस। यहां पर स्टेटमेंट गलत है। दूसरा कह रहा है GM मस्टर्ड में हैज द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। देखिएगा दोस्तों, GM मस्टर्ड में ऐसा जीन है, यानी ये BT मस्टर्ड के अलावा जो दूसरा पौधा है जिसको सर्टिफाई करने के लिए हम GAC का तो सर्टिफिकेशन मिल गया है, GAC के बाद उसके ऊपर का जो एजेंसी होता है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसका हम वेट कर रहे हैं और अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने इसको सर्टिफाई कर दिया तो ये भारत का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा होगा जो इंडिया में लगाया जाएगा और भारत द्वारा बनाया हुआ। ओके, तो इस बारे में क्वेश्चन तो बनना था, बनता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बात और बता दूं, जो BT मस्टर्ड होते हैं दोस्तों, BT मस्टर्ड के साथ कुछ समस्याएं हैं। उनमें से एक समस्या है जो कि GM मस्टर्ड के साथ नहीं है, वही प्रश्न आपको सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है। ऐसा कहते हैं जो BT मस्टर्ड आते हैं वो BT मस्टर्ड हमारा जो नेटिव वैरायटी है, नेटिव मस्टर्ड है, उसके साथ क्रॉस करता है, पॉलिनेशन करता है, परागण करता है और हमारा जो अपना मस्टर्ड होता है वो वायबल नहीं होता। यानी कहने का मतलब है उसकी अगली पीढ़ी, उसका सीड जो होता है वो ग्रो नहीं करता है और हमारी वैरायटी खराब हो जाती है। लेकिन वो चीज अगर हम देखें तो GM मस्टर्ड के साथ नहीं है। तो GM मस्टर्ड का जो जीन होता है वो प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडाइजेशन के लिए चलता है। तो यानी ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, लेकिन ये प्रॉब्लम BT मस्टर्ड के साथ है। अगली बात करते हैं, तीसरा, GM मस्टर्ड को जो डेवलप किया है वो IRI और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मिलकर डेवलप किया, पूरी तरह से गलत है। मैंने अभी आपको बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लैब ने डेवलप किया है, यानी यहां पर सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 3D प्रिंटिंग पर बात करते हैं। 3D प्रिंटिंग पर इसके पहले भी प्रश्न मुख्य परीक्षा में मेंस में 2013-14 के आसपास पूछा जा चुका है। वही प्रश्न इस बार फिर पूछा गया है, यहां पर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में। अब 3D प्रिंटिंग का हम एप्लीकेशंस कहां-कहां करते हैं? कॉन्फेक्टरी आइटम्स बनाने में बिल्कुल करते हैं, बायोनिक ईयर्स बनाने में कर सकते हैं। बायोनिक ईयर्स का मतलब होता है कि एक तरह से रोबोटिक वगैरह टाइप का, एक मशीन टाइप का ईयर बनाने में। ओके, बायोनिक करके एक आप जाना, एक आपको वीडियो मिलेगा YouTube पे जहां पर आप बायोनिक मैन की बात कर सकते हो। इवन मैंने अपने रोबोटिक वाले चैप्टर में अपनी बुक में बायोनिक मैन के बारे में बताया है। एक कंपनी है जिसका नाम है रेक्स बायोनिक लिमिटेड। ओके, आप देखिएगा ये पूरी तरह से $1 मिलियन बेबी के नाम से एक एपिसोड था, बहुत पहले आया था, पता नहीं न्यूयॉर्क में किस जगह, आई डिड नॉट रिमेंबर। सो वहां पर क्या था दोस्तों कि वहां पर एक पूरा मशीन था, ह्यूमन की तरह का मशीन था और उसके हर पार्ट से, हर पार्ट का मतलब उसमें किडनी थी, हार्ट था, लिवर था, लंग था, ब्लड था, सांस लेता था, ब्लड को प्यूरिफाई करता था, सब कुछ मशीन के द्वारा। और वही $1 मिलियन बेबी के नाम से पूरी दुनिया में जाना गया, जिसको आप पहला बायोनिक मैन कह सकते हैं, जो कमर्शलाइज होने की बात हुई थी, रेक्स बायोनिक लिमिटेड ने बनाया था। तो यहां पर बायोनिक ईयर्स की बात करें, ऐसे मशीन जो आप जिसकी मदद से सुन सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। 3D प्रिंटिंग से हम बायोनिक ईयर्स बनाते हैं, बना सकते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में बिल्कुल हम 3D प्रिंटर का काम करते हैं। 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? हो सकता है आप में से कुछ लोग ना जानते हो, यानी प्रश्नों पर आपने कभी ध्यान ना दिया हो। 3D प्रिंटर वो होता है दोस्तों जहां पर, जिसको हम ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब अगर मैं ये ग्लास बनाना चाहूं तो ये ग्लास एक ऑब्जेक्ट की तरह इस प्रिंटिंग से निकल आएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, आप अमेज़न पर जाइए और 3D प्रिंटर्स अवेलेबल हैं, आप काफी हद तक समझ सकते हैं। आपकी जरूरत के हिसाब से 3D प्रिंटर्स अवेलेबल हैं और वो प्रोजेक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं, यानी वस्तुएं बनाते हैं, चीजों को बनाते हैं, और यहां पर ऑब्जेक्ट्स प्रिंटिंग होती है। यहां पर रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज वगैरह में यूज कर सकते हैं। ओके, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें डेटा प्रोसेसिंग तकनीकी में भी यूज कर सकते हैं, यानी जो चिप्स वगैरह और चीजें बनानी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट 3D प्रिंटिंग में सही हैं। अगली बात करते हैं जहां पर इंडिया में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर प्रश्न आता है। आप में से काफी लोग साइंस एंड टेक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस एंड टेक में सिर्फ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। आप पूरी तरह से गलत हैं। साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स एक साल आया था 2016 में, 16 में बहुत ज्यादा आए थे। इवन 2016 का तो पूरा पेपर ही करंट अफेयर्स से बेस्ड था।
जिन्होंने करंट अफेयर्स मिस किया था उन्होंने बहुत बड़ी चीज मिस की थी, जिसकी वजह से उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। और जिन्होंने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा था, ट्रेडिशनल पार्ट उनका अच्छा नहीं था, उन्होंने 2016 में प्रीलिम्स निकाल लिया। लेकिन 17-18 में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। करंट अफेयर्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी कम रहे हैं। हाँ, एग्जाम्स का अप्रोच करंट अफेयर्स से बेस रहा, लेकिन करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस काफी हद तक कम रहे हैं अगर हम 16 के से कंपैरिजन करें तो। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, फिलहाल इंडिया 2 तरह के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज कर रहा है, जिसको प्रक्षेपण कहते हैं, जिसकी मदद से आप सैटेलाइट्स को अपने जगहों पर भेजते हैं, अपने ऑर्बिट्स में भेजते हैं। उनके बारे में पूछा जा रहा है। इंडिया के पास एक तो PSLV है और एक GSLV है। इन दोनों के बारे में पहला बात हो रही है कि PSLV कौन सा स्टेटमेंट यहां पर जो है वो सही है। देखते हैं दोस्तों, PSLV जो सैटेलाइट भेजता है वो यूजफुल होता है अर्थ के रिसोर्स की स्टडी करने के लिए, जबकि GSLV जो उपग्रह भेजता है वो जनरली संचार सूचना के लिए होता है। ये बात पूरी तरह से सही है। जो PSLV होता है वो जनरली रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को भेजता है, और रिमोट सेंसिंग उपग्रहों की मदद से हम क्या करते हैं, अर्थ के रिसोर्सेज, अर्थ की मॉनिटरिंग, वेदर फोरकास्टिंग, इवन ड्रॉट, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, इवन कोस्टल एरिया की स्टडीज, ये सारी, इवन स्पाई पर्पस के लिए ये वाला लॉन्च व्हीकल काफी हद तक बेहतर होता है। ओके, क्योंकि इसकी मदद से हम कौन सा उपग्रह भेजते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और दूसरा जो बात हो रही है GSLV के बारे में, GSLV मुख्यतः जो बनाया गया दोस्तों वो बनाया गया जियो स्टेशनरी उपग्रह को भेजने के लिए, यानी इनसेट उपग्रह को भेजने के लिए। इनसेट का दूसरा नाम जियो स्टेशनरी उपग्रह है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिसका नाम GSLV है, इसकी मदद से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को भेजा गया है। ओके, और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर जगह पे फिक्स्ड होते हैं, और पर्टिकुलर जगह पे फिक्स होने वाले 24/7 काम करते हैं, और हमें कम्युनिकेशन के लिए कैसा चाहिए, 24/7 चाहिए। सो वही चीज यहां पर लिखी है। तो ये स्टेटमेंट आप देखो तो पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है जो सैटेलाइट PSLV द्वारा भेजा जाता है वो अपीयर होता है किसी परमानेंटली फिक्स जगह पर, हमेशा सेम पोजीशन इन द स्काई, कभी नहीं। ऐसी जैसे PSLV जो सैटेलाइट भेजता है जनरली, इसका नाम पड़ा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी ध्रुवों पर भेजा जाने वाला। यानी कहने का मतलब है कि अगर मान लो ये अर्थ है दोस्तों, और ये पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसा सैटेलाइट जो इस डायरेक्शन में घूमता है पोल टू पोल, उसको हम पोलर कहते हैं। आप मुझे बताओ पोलर टू पोलर पोजीशन कैसे फिक्स हो सकती है, क्योंकि अर्थ तो ऐसे घूमता है। अगर अर्थ ऐसे घूमता है, पोलर सैटेलाइट ऐसे घूमता है, तो पोजीशन कभी फिक्स हो ही नहीं सकती। लेकिन जो जियो स्टेशनरी होता है, वो जियो स्टेशनरी, अगर मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ठीक सामने होता है, और हमेशा उस जगह के सामने रहकर अर्थ जैसे 24 आवर्स में घूमता है, वहीं ये सैटेलाइट्स भी 3 किलोमीटर के आसपास पर सेकंड के आसपास स्पीड से घूमता है, और हमेशा ये जगह और ये सैटेलाइट हमेशा एक दूसरे के सामने रहता है 24/7। तो यहां पर मतलब हुआ कि फिक्स रहने वाला जो होता है वो जनरली जो होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, ना कि PSLV की मदद से भेजे जाने वाले पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स हमेशा पोल टू पोल होते हैं, जबकि अर्थ अपने अर्थ एक्सिस पर रोटेट होती है, तो पोजीशन कभी एक हो ही नहीं सकती, यानी ये स्टेटमेंट गलत हुआ। अगला GSLV Mk3 जो है वो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। पहले मैं आपको बता दूं जो PSLV है वो जनरली दोस्तों 4 स्टेज वाले प्रोपेलेंट होते हैं, जबकि GSLV में अगर आप बात करो तो 3 स्टेज वाले लॉन्च व्हीकल होते हैं। और इनके बारे में भी मैंने अपनी बुक में भी लिखा है, और यहां पे भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर सिर्फ पूछ रहा है कि ये 4 स्टेज है या 3 स्टेज है, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। GSLV 3 स्टेज होते हैं, और इन स्टेजेस पर इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रोपेलेंट्स, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, या फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर जो हम लॉन्च व्हीकल में यूज करते हैं, उन्हीं चीजों को हम डिफेंस में, मिसाइलों में भी यूज किए जाते हैं। तभी तो जब क्रायोजेनिक इंजन इंडिया को रशिया से मिल रहा था तो अमेरिका ने अच्छा खासा रेस्ट्रिक्शन किया था, क्योंकि इंडिया उस क्रायोजेनिक इंजन की डिमांड अपने GSLV में लगाने के लिए कर रहा था, और इंडिया उसी क्रायोजेनिक इंजन को डिफेंस में भी लगा सकता था किसी मिसाइल को बहुत ज्यादा दूर तक भेजने के लिए। तो ठीक है, उसी बारे में GSLV से जुड़ा है क्रायोजेनिक इंजन का भी कंसेप्ट था। फिलहाल इस पर क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं, आगे बात करेंगे। कभी करंट अफेयर्स के इश्यूज में कुछ न्यूज में रहा तो GSLV यहां पूरी तरह से पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। IRNSS पर क्वेश्चंस, IRNSS के क्वेश्चन इस बार के प्रारंभिक परीक्षा में भी आए हैं, और यही IRNSS पर क्वेश्चंस, अब देखो ये क्वेश्चंस भी आपको इस पेज से मिलता है। IRNSS का क्वेश्चन आपके पेपर में इसके पहले भी आ चुका है, लेकिन वो मेंस में आ चुका है, और मेंस 2015 में, यानी वो क्वेश्चन जो मेंस में आया हुआ है वो यहाँ आपको प्रीलिम्स में आता हुआ दिख रहा है। वो क्वेश्चन जो 3D प्रिंटिंग वाला आपके पेपर में 2013 में आया हुआ है, वो यहाँ पर अभी आपके पहले मैंने प्रीलिम्स में दिखाया। अब देखो कितने हद तक पेपर्स को देखने के बाद हमें यह समझ में आता है कि
कि यूपीएससी क्या पूछता है, और इवन कितने लोगों को तो इतना फायदा हो जाता है कि सीधे पुराने क्वेश्चंस उनको नए फॉर्म में अगले आने वाले कई सालों में देखे गए, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। आईएनएस इंडिया का एक रीजनल सैटेलाइट है, रीजनल जीपीएस है। इंडिया के पास 2 रीजनल जीपीएस हैं। पहला रीजनल का मतलब होता है जो सिर्फ उसी एरिया को देखता है, एक जिसे हम कहते हैं दोस्तों गगन, और दूसरा जिसे हम कहते हैं IRNSS। गगन पर क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ओके। IRNSS पे भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। फिलहाल यहां प्रश्न जो है वो IRNSS पर पूछा गया, जिसका पूरा नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर देखें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। IRNSS में 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी पर लगाए गए हैं, 4 जो है जियो सिंक्रोनस पे लगाए हैं, बात पूरी तरह से सही है। इसके अंतर्गत टोटल 7 सैटेलाइट्स को हमने लगाया है, जहां पर 3 जियो स्टेशनरी में है और 4 जियो सिंक्रोनस में है। फाइन, दिस स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि IRNSS जो है वो तकरीबन 5500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है, गलत है। IRNSS जो पूरा कवर कर रहा है वो पूरा कवर कर रहा है 1500 किलोमीटर का एरिया, जो जिसकी मदद से आप इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज के बाहर आप तकरीबन 1500 किलोमीटर का एरिया देख सकते हैं, जो काफी हद तक आपको इंडिया की सुरक्षा के बारे में बताएगा। यानी मान लो अगर ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है, तो काफी हद तक टेररिस्ट एक्टिविटी या इन चीजों को समझने के लिए आप IRNSS का यूज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इंडिया विल हैव इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ओके। सो इंडिया का अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो पूरी तरह से ग्लोबल कवरेज देगा 2019 तक। बिल्कुल गलत है दोस्तों, अभी तक रीजनल लेवल पर ही इंडिया पहुंचा है और ग्लोबल लेवल की कहीं कोई बात नहीं हो रही। यानी कहने का मतलब है सिर्फ यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस भी सिर्फ 1500 किलोमीटर तक ही बात हो रही है। अगला प्रश्न जो यूपीएससी ने यहाँ पूछा है, जो प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट या फिनोमेना सही है जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताता है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जो चीजें बताता है, यहाँ पर पहला ये कह रहा है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके बारे में बताता है, काफी हद तक डिस्कस करता है। एक तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, यानी जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो गुरुत्व के कारण उनमें प्रभाव पड़ता है, प्रकाश की किरणों पर पृथ्वी के गुरुत्व की वजह से या किसी भी पिंड या किसी भी सेलेस्टिकल बॉडी की वजह से। दूसरा कह रहा है कि यूनिवर्स लगातार एक्सपेंडिंग हो रहा है, और तीसरा कह रहा है जो मैटर है यानी पदार्थ है वो स्पेस टाइम के चारों तरफ है, सराउंडिंग रैप्स हैं, ओके। तो कहने का मतलब में से कौन सा स्टेटमेंट है जिसके बारे में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है। अगर आपने कभी मेरा क्लासरूम प्रोग्राम किया हो या कभी मेरा पेनड्राइव कोर्स अगर इस पे देखा हो स्टडी के प्लेटफॉर्म में, वहाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जब मैंने एक रुमाल लिया था। उस रुमाल पर मैंने क्या कहा, ये जो ब्रह्मांड है, जो अंतरिक्ष है, वो एक तरह का स्पेस टाइम है। उस रुमाल पर मैंने एक एक्सिस एक्स स्पेस बनाया था और एक दूसरा एक्सिस मैंने टाइम बनाया था, और मैंने कहा था उस पर सेंटर में एक अगर मैं कोई बॉडी रखूं और ज्यादा मास का हो तो वो चीज झुक जाती है और अगल बगल की चीजें उसके अट्रैक्शन में आ जाती हैं, यानी वो कर बन जाती हैं और उसी तरफ खींचती हैं। उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस मैं कह रहा हूं कि उन्हीं चीजों को आइंस्टाइन की मदद से समझाया गया था और उन्हीं स्पेस टाइम और उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे ये बताया गया कि बिल्कुल ग्रेविटी की वजह से जो कमिंग सोलर रेडिएशन होते हैं वो डाइवर्ट होते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं, इफेक्ट होता है। दूसरा, यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। इवन ये क्वेश्चन दोस्तों 2012 के प्रीलिम्स में अकेला एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर रेड शिफ्ट इफेक्ट फिनोमेना, ओके, रेड शिफ्ट इफेक्ट फिनोमेना और साथ साथ माइक्रोवेव थियरी पर क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर बुक पढ़िएगा तो उस पर ये चीज आपको जरूर मिलेगी। तो 2012 में भी एक क्वेश्चन है जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स से पूछा गया, तो डेफिनेटली आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पर इसके बारे में बताया जाता है। अगला, आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम बताया, स्पेस टाइम फैब्रिक के बारे में बताया, जिसके बेसिस पर पूरा ब्रह्मांड को समझने में मदद मिला। तो ये चीजें कंसेप्चुअल हैं, बिल्कुल करंट अफेयर से जुड़ी नहीं हैं, ओके। आगे की बात होती है इनमें से कौन से टर्म हैं जो हाल ही में रहे हैं, किन से जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज में रहे हैं, इधर कुछ कंटेस्ट या टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। पहला, बेले 2 एक्सपेरिमेंट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी थियरीज हैं जैसे स्ट्रिंग थियरी, स्टैंडर्ड मॉडल, इवेंट हॉरिजन, है ना, ये सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनके बेसिस, और साथ साथ बेले 2 एक्सपेरिमेंट भी है जो कहीं ना कहीं सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताता है, जिसके मदद से हमें ब्रह्मांड के बारे में समझ आती है या समझने में मदद मिलती है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। इसके लिए आप पार्टिकल फिजिक्स का चैप्टर जरूर पढ़ेंगे जो मेरी बुक में दी हुई है। अगला, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैंने साइबर सिक्योरिटी वाले टॉपिक में लिखा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि यहां पर आप डेटा को काफी हद तक सिक्योर कर सकते हैं, आपकी साइबर सिक्योरिटी पूरी तरह से रहेगी, आपकी चीजें कोई चुरा नहीं सकता है, आप किसी के साथ इंफॉर्मेशन
को गुप्त शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, यानी फ्रॉड नहीं कर सकते हैं इस तरह का प्लेटफॉर्म आने से। यानी कहीं ना कहीं डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के टाइम में जब बिटकॉइन का इशू हुआ था, तो बिटकॉइन के केस में, जब हम रैंसमवेयर के केस में जब हम मनी वगैरह का ट्रांसफर करते थे, अगर आपने कहीं हमारा स्टडी के प्लेटफॉर्म में कभी रैंसमवेयर या बिटकॉइन का आर्टिकल सुना होगा, वीडियो सुना होगा, तो आपको इस बारे में पता चलेगा कि वहां पर जो भी मदद ली गई थी वो इसी ब्लॉकचेन तकनीकी की मदद ली गई थी। तो ब्लॉकचेन कहीं ना कहीं बिटकॉइन जैसे डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के लिए कंटेस्ट में यूज हुआ है, ये चीज बात सही है। 2 साल पहले ये न्यूज में काफी ज्यादा था और आजकल ब्लॉकचेन काफी ज्यादा न्यूज में है, जबकि पहले बिटकॉइंस था। CRISPR-Cas9 ये बिल्कुल पार्टिकल फिजिक्स से जुड़ा टॉपिक नहीं है, ये जीन एडिटिंग से जुड़ा टॉपिक है। तो यहां पहला बेलेटू गलत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये पार्टिकल फिजिक्स है, यूनिवर्स के बारे में बताता है। CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग के बारे में बताता है, जीन को कैसे तोड़ेंगे, जीन को कैसे एडिट करेंगे और कैंसर जैसी बीमारी में हो हम जल्दी से जल्दी जीन को सही करके कैसे उपचार पाएंगे, जो तकनीकी हाल ही में कुछ जीवाणुओं के अंदर कुछ एंजाइम और प्रोटीन की मदद से देखी गई और इसको यूज किया गया रैपिड जीन एडिटिंग के माध्यम से, जिसको CRISPR-Cas9 बोला गया। यानी यहां पर पूरी तरह से सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का है, जो यूपीएससी ने 2018 में पूछा है, जहां पर पूछा गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एट 1999 जो है वो किसके कंप्लाई करता है, किस ऑब्लिगेशंस को लेकर। तो याद रखिएगा WTO के सारे फंडा, सारे कंसेप्ट हम यहां पर फॉलो करते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को लेकर इंडिया में जो बनाया गया है। तो WTO के ही सारे प्रिंसिपल रूल को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो किसी के लिए हो, पेटेंट के लिए हो, कॉपीराइट के लिए हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए हो, तो यहां पर WTO जो होगा वो सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ब्रीफ बात करेंगे 2017 के क्वेश्चंस पर। यहां पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि इनमें से जैसे बहुत सारे मॉडल दिए गए, अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा था आपसे, इवेंट हॉरिजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये किससे जुड़े हैं? अभी मैंने आपको बोला कि कड़ बहुत की चैप्टर में जाइएगा, बुक में आपको मिल जाएगा, ये चीजें कहीं ना कहीं यूनिवर्स के बारे में समझाती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है यहां पर मिसलेनियस टॉपिक से जुड़ा हुआ दोस्तों, इनमें से अनवांटेड चीजें हैं जो कंट्रोवर्शियल केमिकल्स हैं, किसमें है? लिपस्टिक में लेड होता है, बिल्कुल लेड होता है, ये न्यूज में रहा है, इसको याद रखिएगा। लेड पर भी क्वेश्चंस इन्वायरमेंट में पूछे गए हैं, आपको आगे बताऊंगा जब मैं इन्वायरमेंट के वीडियोस बनाऊंगा। आगे बात करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में बोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। काफी हद तक रिपोर्टेड है कि लिम्का में इस तरह की चीजें देखी गई हैं। चाइनीज फूड आइटम में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जिसको MSG कहते हैं, जो फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए चाइनीज आइटम में डाले जाते हैं। तो ये भी काफी खतरनाक होता है न्यूरॉन्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट्स के लिए। तो ये चीजें, इवन इसको लेकर मैगी का एक इशू भी रहा था, काफी पहले आया था कि मैगी को बंद कर दिया जाए। तो यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट हैं जो पूरी तरह से सही हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ओलेड को लेकर, और ओलेड टॉपिक जो है वो मिसलेनियस टॉपिक में आपको मिलेगा। ओके, बुक में भी और इस तरह से जुड़े जो टॉपिक हैं वो आपको करंट अफेयर्स में भी मिलेंगे। ओलेड जिसको हम ऑर्गेनिक एलईडी कहते हैं, ये जनरली डिजिटल डिस्प्ले का काम करता है बहुत सारी डिवाइसेस में, और जनरली ओलेड डिस्प्ले जो होता है वो काफी हद तक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले से बेहतर है। कैसे? पहली बात, ओलेड डिस्प्ले जो होता है वो फैब्रिकेटेड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट्स होते हैं, बिल्कुल प्लास्टिक सबस्ट्रेट होते हैं, इसीलिए ओलेड बहुत ही हल्का भी होता है। दूसरी चीज, इसको हम आसानी से रोल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे हम किसी कारपेट को रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली उस टेक्नोलॉजी में भी जो चीजें या प्लास्टिक मटेरियल्स लगाए गए हैं काफी सॉफ्ट है, उनको हम रोल आउट कर सकते हैं। ये चीज भी यहां पर पूरी तरह से सही है। तीसरा, ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले बना सकते हैं। आपको बताऊं दोस्तों, ओलेड में ही एक नई तकनीकी आगे विकसित होगी जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफीन वगैरह की मदद से भी हम लोग कुछ इस तरह के ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट स्क्रीन बनाएंगे। इवन मैं आपको बताऊं, कई साल पहले मैं बैंगलोर में गया था, एक क्लास ले रहा था, ऑनलाइन क्लास। उसमें क्या था, मेरे सामने एक स्क्रीन थी और वो स्क्रीन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी। उस स्क्रीन पर मैं लिख रहा था, ओके, और मेरे सामने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे थे, और साथ साथ जो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो हो रही थी। बस उसमें डिफरेंस ये था कि मेरा जो यहां पर हाथ राइट हैंडेड है, वहां पे मेरा हाथ लेफ्ट हैंडेड था, एंड नथिंग मोर देयर। ओके, ये चीज थी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर भी ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले आर पॉसिबल, बिल्कुल ओलेड की मदद से भी कर सकते हैं। और आगे ग्राफीन वगैरह भी यहां पर कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक पदार्थ के रूप में अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से काम किया जाएगा। ओके, तो यहां पर पूरे स्टेटमेंट जो होंगे 1 2 3 वो सही होंगे। ओके, ओलेड के बारे में और इन्फॉर्मेशन है फिलहाल पीपीटी में मैंने दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं आप। ओके, अगला प्रश्न है जो बायोटेक से पूछा गया और जहां पर सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। दोस्त, ये पूरा टॉपिक जो होता है वो क्लोनिंग के अंदर आता है। क्लोनिंग दो तरह के होते हैं, एक होता है थेरापेटिक क्लोनिंग, एक होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। थेरापेटिक क्लोनिंग को ही हम ऑर्गन क्लोनिंग के नाम से जानते
कहते हैं, यानी अंगों की क्लोनिंग। और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को हम कंप्लीट क्लोनिंग कहते हैं, यानी जैसा मैं वैसा मैं, इस तरह की क्लोनिंग बनेगी। और थेरेपेटिक क्लोनिंग में क्या होगा, जैसी मेरी किडनी वैसी मेरी किडनी। यहां पर बात होती है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी किसके लिए है, ये टेक्नोलॉजी दोनों तरह के क्लोनिंग में यूज किया जाता है। यानी अगर यहां पर अब दोनों तरह की क्लोनिंग में सिर्फ रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग दिया हुआ है, यानी क्लोनिंग ऑप्शन यहां पर है, तो ये उत्तर पूरी तरह से सही होगा। अगला प्रश्न जहां पर यूपीएससी कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को कहां पर किस लेवल पर बताना होगा। सर्विस प्रोवाइडर के लेवल पर है, बिल्कुल जो सर्विसेज देता है उसको भी चीजें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डेटा सेंटर के लेवल पर जहां पर डेटा का ब्रॉडकास्ट होता है चीजें, और बॉडी कॉर्पोरेट जहां पर कोई कंपनी है, इस तरह की चीजें जो किसी भी डेटा आदि को सुरक्षित रखने का प्रयास करती हैं, यहां पर भी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, जिनके बारे में यहां मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है ईलीजा पर आधारित। ईलीजा का पूरा नाम होता है इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। यह प्रश्न आपको बताऊं दोस्तों तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर लिया गया है। 2014 में क्या हुआ है, एक्चुअल में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लीजा मिशन भेजा था। अब इसी में ई हटा दो, बाकी जो नाम बचा वो लीजा हो गया। लीजा मिशन भेजा था, और लीजा मिशन जो भेजा था उसका पूरा नाम था लीजा पाथफाइंडर मिशन। क्या था दोस्तों, लीजा पाथफाइंडर मिशन। ये भेजा गया था ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी करने के लिए, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगें होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए। समय के साथ क्या हुआ, ये मिशन जो था 2014-15 वाला काफी हद तक सक्सेसफुल हुआ। पहले सुनने में ऐसे आता था कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी भी इसके लिए काम करेगा, लेकिन बाद में फंडिंग की वजह से अमेरिकन स्पेस एजेंसी ने इसमें कार्य करना बंद कर दिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने एक इंटरफेरोमीटर एक एंटीना था जो कि स्पेस क्राफ्ट में लगाया, और उस स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा किसी कक्षा में, और वहां से इसने ग्रेविटेशनल वेव के प्रेजेंस के बारे में अच्छा खासा रिजल्ट दिया। और इसी बेसिस पर अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2034 में एक ईलीजा एंटीना लगाने जा रही, जिसका नाम इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना रखा गया। यह पूरी तरह से ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बताता है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के बारे में। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट एक्चुअल में दोस्तों ये अमेरिका द्वारा लाया गया। यूपीएससी कह रहा है न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट हर साल होता है, हर पीरियड पे एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है, और यूएन ही कराता है। गलत बात है, यूएन नहीं, ये यूएसए है, इंडिपेंडेंट है, और ये पूरी तरह से पीसफुल यूज के लिए किया जाता है कि नाभिकीय हथियारों का मिस यूज ना हो। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरी बात कह रहा है इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटीरियल इज एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जिसके बारे में हमने देखा 2018 में भी प्रश्न पूछा गया, जिसे न्यूक्लियर वॉच डॉग के नाम से कहते हैं, जो पूरी दुनिया पर नजर रखता है कि नाभिकीय हथियारों का मिसयूज कोई कंट्री चोरी छुपे ना कर रहा हो, यानी एटम बम आदि का परीक्षण भी ना कर रहा हो। तो वही कह रहा है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल जो है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का एक अंग है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसमें जो मेंबर होते हैं, जो इसके रेटिफाई मेंबर हैं, वही मिलकर इसका काम करते हैं। यानी यहां पर नाइदर वन नॉट टू विल बी द करेक्ट आंसर, जिसके बारे में यहां बताया गया है कि इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल, जिसको जनवरी 2006 में बनाया गया दोस्तों, ये एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है, स्वायत्त ग्रुप है। इस कहीं भी किसी के अंदर नहीं आता। जो पीछे इंफॉर्मेशन लिखा था वो गलत था। इसमें आर्म्स कंट्रोल किए जाते हैं, ओके, जो हथियार वगैरह होते हैं, और नॉन प्रोलिफरेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन या नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, सब मिलकर इसका कंट्रोल करते हैं। इसमें टोटल 17 कंट्रीज हैं जो मिलकर इसके न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की तरह काम कर रहे हैं, जो सारी नजर रख रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर जीका वायरस पर पूछा गया है। जीका वायरस पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रॉपिकल रीजन में जो जीका वायरस डिजीज है वो जनरली जो ट्रांसमिटेड होती है वो उसी मॉस्किटो से होती है जिससे डेंगू होता है। बिल्कुल, डेंगू जिससे होता है उसका नाम है एडीज, और सेम एडीज मॉस्किटो, फीमेल एडीज ही डेंगू और जीका दोनों। इसके अलावा एडीज और भी बीमारियां करता है, जैसे येलो फीवर भी करता है। ओके, और भी बीमारियां हैं, चिकनगुनिया टाइप की बीमारियां भी हैं, जिसके बारे में सुना गया है। तो ये प्रश्न आपके लिए अच्छा प्रश्न था। दूसरा, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज है वो भी होता है। बिल्कुल ये न्यूज सही है, क्योंकि कुछ केसेस में देखा गया कि सेक्स के थ्रू भी जीका वायरस फैलते हैं। तो यहां भी दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। ये प्रश्न हेल्थ एंड डिजीज से दिए गए। काफी हद तक आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रश्न साइंस एंड टेक से ही जनरल साइंस में क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी तक मैंने आपको कोई भी प्रश्न ना तो बायोलॉजी का दिखाया, ना तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का दिखाया। अगर बायोलॉजी से भी मैंने क्वेश्चन दिखाए तो हेल्थ और डिजीज और प्लस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से दिखाया है। मेरे ख्याल से वीडियो आपको काफी हद तक समझ में अब आ चुका होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में मिसलेनियस और ये टॉपिक्स लिखकर आपको समझ में आते होंगे। इन्हीं 11 चैप्टर्स को हमें यूपीएससी के लिए पढ़ना होगा। इन्हीं 11 चैप्टर्स में हमें करंट अफेयर्स ऐड करना होगा।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड मार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, ओके, जो मैंडेटरी है, जो वो ऑटोमोटिव टायर्स और ट्यूब्स के लिए भी देता है। देखो दोस्तों, BIS जो सर्टिफिकेशन है, ये BIS सर्टिफिकेशन टायर और ट्यूब्स को भी देना शुरू किया है, यानी जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो भी वस्तुएं चीजें यूज कर रहे हैं वो सेफ हों, सुरक्षित हों, इसके लिए BIS सर्टिफिकेशन दिया जाता है। एग मार्क जो होता है वो एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लेकर आया। बिल्कुल गलत है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है और एग मार्क हमारे भारत का अपना है जिसका पूरा नाम होता है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा BIS और एग मार्क के बारे में बताता हूं। तो ये BIS वाला स्टेटमेंट जो है पूरी तरह से सही है, लेकिन एग मार्क गलत है। एग मार्क कहां पे सर्टिफिकेशन मार्क होगा? जो कि FAO इशू करेगा, बिल्कुल नहीं। एग मार्क हमारा अपना इंडिया का है जो इंडिया इशू करता है। यहां देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जिसके बारे में अभी पीछे क्वेश्चन पूछा गया था, और ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी जो होता है ये इंडिया का जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि भारत सरकार के अंदर आता है, उसी ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बनाया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के अंदर बनाया गया, जो 1986 में ही जाकर प्रभावी हुआ। असल में नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया जो है NSB जिसको हम कहते हैं, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड देता है, उसके 3 मेजर एक्टिविटीज हैं। पहला क्या है? जो भी केमिकल या जो भी चीजें हम यूज करते हैं उनका प्रॉपर फार्मूलेशन होना चाहिए, जो भी चीजें या प्रोडक्ट्स मार्केट में आती है। दूसरा, उनका तरीका होना चाहिए, उल्टी सीधी चीजें नहीं मिलनी चाहिए। उनका सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज होना चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। विदाउट सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं आना चाहिए, जो कि कंज्यूमर के लिए हो सकता है आपके लिए नुकसानदायक हो जाए। और उनकी प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। ओके, एक मार्क के बारे में मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर आता है। ये भी पूरी तरह से क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है। ये पूरी तरह से कंट्रोल करता है कि जो भी फूड आइटम्स हैं पूरी तरह से हाइजीनिक हो, और जो WTO के पैरामीटर्स हैं उन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो किया जाए, फूड आइटम्स को लाकर आपके लिए किसी भी तरह का नुकसानदायक ना हो। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो कंसीडर करता है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है? पहला, इट रिट्रेट्स द इंडियाज कमिटमेंट टू द दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। याद रखना दोस्त, भारत ने दोहा डेवलपमेंट एजेंडा और ट्रिप्स को पूरी तरह से अपनाया है, यानी भारत का जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी है वो पूरी तरह से इसको फॉलो करती है, इसके रूल रेगुलेशंस को। दूसरा कह रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस इज द नोडल एजेंसी जो भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को फॉलो करता है। बिल्कुल करता है, और इंडस्ट्रीज के केसेस में पेटेंट और प्रोडक्ट्स को सेफ रखने की कोशिश भी करता है। तो ये स्टेटमेंट ही पूरी तरह से यहां पर सही होगा, जिसके बारे में यहां पर एक PPT में मैंने कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जिसकी स्थापना की गई 1995 में, जिसे आगे चलकर फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर से बनाया गया 2000 में, और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक मर्जर है। आगे बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है, ये इसके अंदर काम कर रही है। ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? देखिएगा, डिफरेंट तरह के नियम फार्मूलेशंस बनाने के लिए, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए समय पर किस हिसाब से लाया जाए, कौन कौन सी चीज़ों को लाया जाए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट मेजर्स और उसके ग्रोथ के लिए, यानी पूरी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पूरी तरह से ग्रोथ करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की सेफ्टी के लिए, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए DIPP काम करता है। तो DIPP आपको देखो तो कहीं ना कहीं FDI इन्वेस्टमेंट वगैरह को भी प्रमोट करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया है वो पूछा गया है जीनोम सीक्वेंसिंग पर आधारित। फिलहाल ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपको इन 3 साल के प्रश्न पत्रों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे के करंट अफेयर्स इन्हीं प्रश्न पत्रों पर आधारित हैं जो आपको समझ में आएंगे। एग्रीकल्चर में भारत में एग्रीकल्चर जो है उसको लेकर ऐसी तकनीकी है जिसको हम जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, वो अक्सर न्यूज़ में रहती है, जनरली देखी गई है, उसका क्या क्या फ्यूचर है। तो जीन सीक्वेंसिंग एक स्पेसिफिक जीन के क्रम जो हमारे DNA के अंदर पाए जाते हैं उनकी स्टडी के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ कह रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग जो होता है जनरली जो आइडेंटिफाई करता है जेनेटिक मार्कर्स जो होते हैं डिजीज रेजिस्टेंस वगैरह के लिए या ड्रॉट टॉलरेंस के लिए, उनको हम आइडेंटिफाई करके वेरियस प्लांट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। एकदम सही है दोस्तों, जेनेटिक सीक्वेंसेस जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से हम कुछ ऐसे जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसकी वजह से प्लांट किसी सूखे में, किसी फ्लड में या किसी डिजीज में नहीं मरता हो, उस जीन को निकालकर हम उन पौधों में डाल दें जो इन कंडीशन में मर जाते हो। तो जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से हमने उस जीन को आइडेंटिफाई करके उन पौधों में डाल दिया जो इन कैरेक्टर से, इन गुणों से मर जाते हैं, उन पौधों में भी रेजिस्टेंस आ जाते हैं। तो ये पहला पॉइंट पूरी तरह से सही है। दूसरा कह रहा है कि यहां पर इस तकनीकी की मदद से हम टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप ए न्यू वेराइटीज ऑफ द क्रॉप प्लांट उसको हम कम कर सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है क्या शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी बना सकते हैं?
बिल्कुल बना सकते हैं, जिनके सीड्स जल्दी आ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है वही पौधा एक साल में आप 4 बार लगा सकते हैं, उसको 3-3 महीने का करके, ऐसा भी पॉसिबल है। तीसरा कह रहा है इट कैन बी यूज्ड टू डिसाइफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन अ क्रॉप। यानी कहने का मतलब है जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से हम जो होस्ट और पैथोजन होते हैं, यानी जो जीव है जिसके अंदर बीमारी करने वाला जो बैक्टीरिया है या वायरस एनीथिंग है, क्या हम इसकी भी पहचान कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जेनेटिक चेंजेस और उसके डीएनए जो इन्फ्लुएंस होते हैं उनको भी हम जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद से समझ सकते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हम 1, 2, 3 तीनों सही होगा। फिलहाल यहां पर तीसरे वाले क्वेश्चन को लेकर काफी हद तक काफी लोगों में डाउट रहा है, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज के बेस पर मैं आपको बता रहा हूं कि तीसरा स्टेटमेंट भी यहां सही होगा, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न जहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी एरिया में, ये क्वेश्चन आप इसको इकोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं, ओके, और बायोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं। किसी एरिया में जो है, अगर उस एरिया में बटरफ्लाई का पॉपुलेशन पूरी तरह से गिर जाता है तो वहां पर किस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस यानी समस्याएं आती हैं। पहला कह रहा है कि पॉलिनेशन ऑफ द सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। यानी कहने का मतलब है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनका पॉलिनेशन रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि बटरफ्लाई एक तरह का पॉलिनेटिंग एजेंट है जो परागण करता है, जिसके बाद ही जाकर पौधे के फर्टिलाइजेशन होते हैं यानी निषेचन होता है और पौधों के सीड्स आते हैं यानी बीज आते हैं और फिर नया जनरेशन आता है। तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा कह रहा है देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस। यानी अगर उस एरिया में बटरफ्लाई चला गया तो उस एरिया में फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, फंगल इन्फेक्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं ये डिजीज को स्प्रेड करने वाले नहीं होते, ये पॉलिनेटिंग करते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ने वाला बिल्कुल नहीं है। ओके, स्टेटमेंट गलत है। इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन। यानी कह रहा है कुछ ऐसे वैस्प हैं, कुछ ऐसे स्पाइडर्स हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स, इनका पॉपुलेशन गिर जाएगा। बिल्कुल गिर जाएगा। अगर ये पॉलिनेशन नहीं करेंगे, ये वैस्प, ये स्पाइडर्स और बर्ड्स जिन पौधों पर रहते हैं, पौधे आने बंद हो जाएंगे, उनका नया गुड़ आना बंद हो जाएगा, नई जनरेशन आनी बंद हो जाएगी। यानी ये कैरेक्टर पूरी तरह से सही है, यानी पहला और तीसरा यहां पर ऑथेंटिक होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 2017 का, 2017 का क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो एल्गा से बेस्ड बायोफ्यूल होता है, जो आजकल विकासशील राष्ट्रों में एक इंडस्ट्री के फॉर्म में प्रमोट हो रहा है, उसके क्या लिमिटेशंस हैं, उनमें क्या कमियां हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, आप समझाइए। पहला बता रहा है एल्गा से आधारित जो जैव ईंधन या बायोफ्यूल होता है वो सी के द्वारा बनता है, यानी क्योंकि एल्गा जो होते हैं वो सी में पाए जाते हैं, ना कि कॉन्टिनेंट या लैंड पर। गलत हैं आप। कॉन्टिनेंट्स में भी जो वाटर होते हैं, जैसे आप पॉन्ड्स देखिए, लेक्स देखिए, इन जगहों पर भी एल्गा ग्रो होते हैं। एल्गा हर तरह के पानी में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ कॉन्टिनेंट या सिर्फ सी कहना, वहीं सिर्फ एल्गा होते हैं, गलत है। यानी एल्गा बेस्ड बायोडीजल आप लैंड पर, पॉन्ड्स और लेक्स यानी झीलों में और प्लस समुद्रों में, दोनों जगह पर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पर जो सेटिंग अप ऑफ इंजीनियरिंग जो तकनीकी है जिसके द्वारा एल्गी के माध्यम से हम जैव ईंधन बनाते हैं, वो तकनीकी बहुत ही एक्सपर्टाइज तकनीकी है ना, और उसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस इज कॉम्प्लिकेटेड हमारी उसको, यानी कहने का मतलब है जब असल में होता क्या दोस्तों, जब हम एल्गा को बायोडीजल बनाने के लिए यूज करते हैं, ये मैंने आपको बताऊं अपनी बुक में 3rd जनरेशन बायोफ्यूल में लिखा हुआ है शैवाल से आधारित जैव ईंधन। तो शैवाल से आधारित जो जैव ईंधन होते हैं, ये शैवाल असल में जब इनसे आप लिपिड निकालते हैं, इनसे लिपिड निकाला जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन किया जाता है, उसको कहते हैं ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस। और ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस के बाद ही जाकर किसका निर्माण होता है, वहां पर डीजल बनते हैं। ये प्रोसेस कर तो लेते हैं ट्रांस एस्टिफिकेशन प्रोसेस, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, यह बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। आगे बात करते हैं इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन, जो जरूरी है सेटिंग अप ऑफ अ लार्ज स्केल फैसिलिटीज विच में रेज इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न। एकदम ठीक बात है। अगर हम इस तरह के किसान अगर इस तरह की चीजों पर जाएं और इस तरह की चीजों को अगर हम पैदा करें, यानी कहने का मतलब है अगर एल्गल आधारित डीजल बनाएं तो काफी हद तक ये सस्ता होगा। और ऐसा कहते हैं दोस्तों, 1 हेक्टेयर एरिया में अगर आप जट्रोफा लगाइए और 1 हेक्टेयर एरिया में आप तालाब बनाकर वहां पर एल्गा ग्रो कराइए, तो उस एल्गा से उस तालाब के 1 हेक्टेयर एरिया में 100 गुना तक ज्यादा डीजल मिल सकता है। तो सोचिए आप कितना ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल होगा। यानी यहां पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में पहला कह रहा है टू क्रिएट द अवेयरनेस रिलेटिंग टू द माल न्यूट्रिशन। जो प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टेटिंग वीमेन्स हैं उनके लिए जो उनको न्यूट्रिशन की कमी होती है, वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, जागरूकता फैलाता है, उनको कुछ ना कुछ मदद देता है, बिल्कुल सही है। जो एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जो नई बच्चियां जो बढ़ रही हैं, या जो अभी गर्ल्स और वीमेन्स हैं, या प्रेग्नेंट वीमेन है, या उनके बाद जो बच्चे जो औरतें आती हैं प्रेगनेंसी वगैरह, उनमें जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, उस इंसिडेंस को कम करने के लिए ये भी पूरी तरह से सही है। इसके लिए भी नेशनल न्यूट्रिशन मिशन काम करता है। तीसरा, ये
मिलेट्स, कोर सीरियल्स, अनपॉलिश्ड राइस को प्रमोट करता है खाने के लिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों में बिल्कुल नहीं करता। चौथा, हाँ, अगर बीमारी हो गई, एनीमिया या इस तरह की दिक्कत हो गई, पोषण तत्व की कमी है, तो वहां पर उनमें जागरूकता फैलाता है, ना कि उनको मिलेट्स और कोर्सेस प्रोवाइड करता है या अनपॉलिश्ड राइस। अगला, इनको कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स के लिए प्रमोट करता है? बिल्कुल नहीं काम करता है। यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। सो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में आप देख लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, ये लेकर आया है, जो पूरी तरह से अवेयरनेस, जागरूकता फैलाता है। मॉल न्यूट्रिशन, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, जो अपने बच्चों को, शिशुओं को दूध पिला रही होती हैं, उनको इस तरह के एनीमिया आदि की समस्या से कम करने के लिए। इवन 2016 का जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट आया, वहां पे भी देखा गया कि भारत में इस तरह की बीमारियां प्रिवेल करती हैं। ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। 16 के क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिर्फ मैं आपको आंसर सुनाता चला जाऊँगा, लेफ्ट साइड बताता जाऊँगा किस चैप्टर का है और उसका आंसर आप देखते जाइएगा। पहला प्रश्न जहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इन द कंटेस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जो जैव सूचना जो एक तकनीकी है जिसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं, उस रिस्पेक्ट में ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्टोम दोस्तों बहुत सारे आरएनए सीक्वेंसेस जो हमारी बॉडी में जाके किसी प्रोटीन या गुण को बनाते हैं, उन सीक्वेंसेस का एक पूरा सूचना, एक इंफॉर्मेशंस इस बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर रखा गया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में एक लाइन में बता दूं, यह बायोटेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है या एक बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक विषय है, जहां पर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होते हैं, उन सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन की सूचना संग्रह कर यहां रखी जाती है। तो वही ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है जहां पर आरएनए वगैरह होते हैं और आरएनए वगैरह की मदद से डीएनए से आरएनए और आरएनए से चल के प्रोटीन बनता है। तो वही आरएनए से जो प्रोटीन बनता है आगे चल के किसी ना किसी जेनेटिक एक्सप्रेशन को बताता है, जिसके बारे में आपको बायोटेक की किताब में लिखी मिल जाएगी इस बारे में। यहां पर भी यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, इसको ये स्टेटमेंट आपका सही होगा, फुल रेंज ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल जो किसी ऑर्गेनिज्म को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि आरएनए ही आगे चलकर प्रोटीन का निर्माण करता है और प्रोटीन ही किसी जीव का गुण होता है। यही इंफॉर्मेशन से जो आपको यहां टिक करना होगा। दूसरा प्रश्न यहां यूपीएससी ने मिशन इंद्रधनुष पे पूछा है, जो भारत सरकार ने लाया है। अब यहां फिर समझ में आता है आपको, हेल्थ एंड डिजीज से जुड़ा हुआ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसकी पुष्टि होती है, चैप्टर हमें मिस नहीं करना है। तो ये भी चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वीमेन के लिए लाया गया। अगला यहां पर आपको बता दूं, यहां पे 2020 तक जो भी 2 साल तक के बच्चे हैं उनको डिफरेंट तरह के वैक्सीन दिए जाने की बात है, जहां 7 प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं जिनको रोकने की बात है। फिलहाल ये स्कीम भारत सरकार ने 2014 में लाया था और 2020 तक 2 साल के बच्चों को सबको इन 7 बीमारियों से कवर करना था। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर कुछ अलग बीमारियां भी हैं जो होती हैं, कुछ अलग बीमारियां भी, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, उन स्टेट में इन बीमारियों को भी कवर किया गया है। 2016 में रूबेला, जापानीज इंसेफेलाइटिस, पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस, इस तरह के वैक्सीन को ऐड किए गए और 2017 में इस मिशन इंद्रधनुष के अंदर निमोनिया नामक बीमारी को भी इंक्लूड किया गया है। प्रोजेक्ट लून के बारे में बता दूं, प्रोजेक्ट लून दोस्तों गूगल एक्स का एक प्रोजेक्ट है जहां पर एक बलून के द्वारा, बलून का टर्म आता है यहाँ पर, BA छोड़ दो और लून रख लो, तो प्रोजेक्ट हो गया लून। यानी एक बलून की मदद से कुछ ऐसे ट्रांसपोंडर्स वगैरह लगाकर हम ऊपर भेजते हैं और ये जो हम भेजते हैं वो जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में भेजते हैं। और स्ट्रेटोस्फीयर में जो हम इस तरह का लून या बलून भेजते हैं, उसकी मदद से एक रिमोट एरिया में इंटरनेट और कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। यानी कहने का मतलब है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक मोड है। कल को कहीं डिजास्टर आ जाता है, पूरा इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाता है, तो गूगल लून प्रोजेक्ट जो कि गूगल एक्स का एक प्रोजेक्ट है, जो कई जगहों पर भारत के पहले भी लाया गया और भारत में भी इसका एक एक्सपेरिमेंट है जो देखा गया 2015 में। जो प्रश्न आपके पेपर में 2016 में पूछा गया है। नेट मैटरिंग के बारे में बात करते हैं। नेट मैटरिंग दोस्तों क्या होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, जैसे विंड एनर्जी ले लो, सोलर एनर्जी ले लो, यहाँ सरकार कहती है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनकी अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते। इनकी अपनी कंपनी क्यों नहीं खोल लेते का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास बहुत पैसा है और मैं एक इंडस्ट्री खोलना चाहता हूँ, तो सरकार कहती है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी में भी तो इंडस्ट्री खोल सकते हो। यानी कहने का मतलब है मैं अपने कंपनीज में, अपनी जगहों पर जो खाली जगह है वहां सोलर एनर्जी लगा दूं और सोलर एनर्जी के वजह से मैं पावर जनरेट करूं, उस पावर को मैं यूज करूं और प्लस बगल वाले को बेचूं, उससे पैसे कमाऊं। इस तरह की चीजों को जनरली हम क्या कहते हैं, नेट मैटरिंग कहते हैं। तो प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर्स, ये पूरा कॉन्सेप्ट नेट मैटरिंग के अंदर आता है। अगली चीज यहां पर यूपीएससी अस्त्रधारी पर क्वेश्चन पूछ रहा है। अस्त्रधारी यहां पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला है कि 16 का पेपर पूरी तरह से काफी
काफ़ी हद तक करंट अफेयर्स पर आधारित है, जबकि 17 और 18 का पेपर ट्रेडिशनल पार्ट ज़्यादा है, करंट अफेयर्स से 1 या 2 क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स पे हैं, और 16 में अगर आप देखिए तो करीब 80% क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स में है, जो साइंस टेक से पूछे गए हैं। और शायद क्वेश्चन लगाने के बाद आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अस्त्रधारी न्यूज़ में क्यों रहा है, रिसेंट न्यूज़ में क्यों रहा है, करंट अफेयर्स है। इसमें बता दूं ये टारपीडो लॉन्च है ना, और साथ ही साथ रिकवरी वेसल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इंडिया का पहला टारपीडो लॉन्च और रिकवरी वेसल। टारपीडो क्या होता है, अंडर वाटर मिसाइल को बोलते हैं। पानी के अंदर जो मिसाइल्स होते हैं उनको टारपीडो कहते हैं। तो ये ऐसा अस्त्रधारी, एक ऐसा INS है जो पानी के अंदर होगा और जो अंडर वाटर मिसाइल वगैरह को लॉन्च करने की क्षमता रखता है। अगला ग्रीज लाइटिंग GL-10 के बारे में, ये उस साल न्यूज में था, नासा द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिकली प्लेन था जो नासा ने टेस्टेड किया था। तो ये भी उस साल का रिसेंट न्यूज है, यानी करंट अफेयर्स में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न फिर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी बायोलॉजी, इतनी बड़ा फिजिक्स और इतना बड़ा केमिस्ट्री, जहां पे क्वेश्चन फिर आया हेल्थ एंड डिजीज से। वायरस किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को, फंगी को या प्लांट्स को? फिलहाल इन तीनों को इन्फेक्ट करता है। वायरस बैक्टीरियोफाज की तरह भी होते हैं, वायरस माइकोफाज की तरह भी होते हैं, और वायरस साइनोफाज की तरह भी होते हैं। ये शब्द वो शब्द हैं जिस वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या फंगी को करते हैं या प्लांट्स को करते हैं, यानी वायरस भी सबको बीमारियां देते हैं। अगली बात होती है स्वयं के बारे में। स्वयं स्कीम, यहां देखो आप दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला था आपके पेपर में स्कीम्स पे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं। नेट मैटरिंग भी एक स्कीम था, स्वयं भी एक स्कीम है। स्वयं स्कीम जो है ये भारत सरकार द्वारा लाया गया। स्वयं का पूरा नाम है स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग एंड यंग एस्पायरिंग माइंड, जो 2016 में लाया गया। इसको जिसने लाया उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सस्ता और अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम है जो प्रोवाइड किया जाता है, जो IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है। मैंने भी जब IITs वगैरह में क्लासेस वगैरह ली थी उस समय मेरे भी कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। अब आज वो अपडेट्स हैं वहाँ पर या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे IITs और IIMs वगैरह के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके वीडियो रिकॉर्डिंग्स, जो क्लास के लेक्चर्स होते हैं, उनको बनाकर उनको उस पर अपलोड कर दिया जाता है, और इन लेक्चर्स को विद्यार्थी फ्री में देख सकते हैं। और इवन इतना ही नहीं, ये कोर्सेज भी देते हैं और उनका एग्जाम्स भी कराते हैं, कोर्स सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, ये सारा। और इस तरह से एजुकेशन जो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है, सस्ता हो जाता है, और क्वालिटी एजुकेशन हर किसी को मुफ्त में मिल जाती है इस स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो सेल गैस है वो इंडिया में कहां पर मिला है। ओके, सेल गैस रिसोर्सेज कहां मिले हैं, तो बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी MOPNG, फिर से बोलता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने भारत में 6 स्थानों पर सेल गैस की प्राप्ति के बारे में बताया है, जिसमें कैम्बे बेसिन भी सही है, कावेरी बेसिन भी सही है, कृष्णा गोदावरी भी सही है। इवन इसके अलावा मैं आपको और लिख देता हूं, इंडो गैंगेटिक प्लेन है। ओके, दूसरा इसके अलावा है असम अराकन है, असम अराकन की पहाड़ियां हैं, और एक और है जिससे हम कहते हैं इंडो गैंगेटिक, असम अराकन। एक और नाम है दोस्तों जो यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। ओके, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मेरी बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हैं, और बाकी इनको इंटरनेट वगैरह से भी आप जा सकते हैं। इंडो गैंगेटिक, असम अराकन, और एक और है, सॉरी इट्स नॉट रिकॉल राइट नाउ, सो कोई बात नहीं, आप इसे देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कुल 6 जगह हैं जो रिपोर्टेड हैं। अगला कह रहा है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग इनमें से किसको दी जाती है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग जो है वो किसको दी जाती है, जरा देखिएगा यहाँ पर। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार रेटिंग, ये जो चीज़ है 2002 में ओके लाया गया, और ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर बना था। इसका मुख्य काम होता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको काफ़ी हद तक सही किया जाए, उसको इंटेंसिफाई बनाया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे मैं कंज्यूमर हूँ और मैं मार्केट में जाके कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो मेरे को एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैं जिस प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ वो सर्टिफाई है, और पूरी तरह से कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज कितनी जाती है, वाट कितना जाता है, कितना पावर कंज्यूम करता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरे लिए सस्ता होगा या महंगा होगा, किस हिसाब से पावर कंज्यूम करेगा। इसी हिसाब से आप एसी वगैरह में देखो, उसमें स्टार रेटिंग होती है। और ये चीज़ सिर्फ एसी में नहीं दोस्तों, करीब 20 से 21 अप्लायंसेज में पाए जाते हैं, जिसमें सीलिंग फैन सही है, इलेक्ट्रिक गीजर सही है, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंस लैंप सही है, यानी यहाँ तीनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही होंगे। अगली बात करते 11वां क्वेश्चन, जो 2016 का यहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट, भारत भी इसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर रहा है। अब भारत को इससे किस तरह के एडवांटेज क्या होने वाले हैं, फिलहाल आपको बता दूं, ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है।
किस पर आधारित है? न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है, जिसके हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन FUSION। और यहाँ पर पूरी तरह से हम लोग क्या करने वाले, न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित इस रिसर्च की मदद से, जहाँ पर टोटल 7 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इनकी मदद से हम इंटरनेशनल लेवल पर एक जगह है जो साउथ फ्रांस में पड़ता है, जिसका नाम है दोस्तों कैड्रेक, CADARACHE। यहाँ एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं और जिसकी मदद से हम पावर जनरेशन की बात कर रहे हैं। यानी ये पूरा एक्सपेरिमेंट फ्यूजन पर आधारित है पावर जनरेशन के लिए, जो आपको ये स्टेटमेंट सही मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है, इंटरडिसिप्लिनरी है, यहाँ पर इन्वायरमेंट भी है और एनर्जी भी है, इन दो टॉपिक से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर यूपीएससी ने क्वेश्चन इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर पूछा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस द्वारा 2015 में। ओके, दूसरी चीज, ये चीज पूरी तरह से सही है। COP21 जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसी के अंदर ISA की बात हुई थी जो लाया गया था। वो अलग बात है, फोर्स 2016 में हुआ था जब मराकेश मोरक्को में COP22 मीटिंग हो रही थी इन्वायरमेंट की। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अलायंस के अंदर सारे मेंबर कंट्रीज हैं जो UN के हैं, पूरी तरह से गलत है। इसमें टोटल 121 कंट्रीज हैं जो सिग्नेटरी हैं और तकरीबन 30 के आसपास कंट्री ऐसे हैं जो रेटिफाई हैं, तो पूरे UN का मेंबर नहीं है, यानी यहाँ सिर्फ पहला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही होगा। अगला प्रश्न जो आपके पेपर में पूछा गया है, डिजिटल लॉकर क्या है, यानी ये प्रश्न संचार और सूचना से पूछा गया है। डिजिटल लॉकर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली बात, डिजिटल लॉकर जो सिस्टम है वो भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। डिजिटल करने की बात हो रही है सब कुछ, तो यहाँ सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो फिजिकल लोकेशंस में अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप इनको आराम से ऑनलाइन डेटा रख सकते हैं। आप में से काफी लोगों को बोलूंगा जो मुझे सुन रहे हैं, आप डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म्स पर अपने डेटा रखिए, आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। आपका अगर मार्कशीट या चीज़ें कहीं गायब हो जाती हैं तो भी आप इन चीज़ों की मदद ले सकते हैं और उनको, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है इसको गवर्नमेंट खुद सर्टिफाई करती है और इसको आधार के साथ जोड़ा जाता है। अब तो इसमें आप 1 GB तक की कैपेसिटी का डेटा रख सकते हैं। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न और बचते हैं। एक एस्ट्रोसैट पे आधारित क्वेश्चन है जिसको एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जो मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी है। भारत दुनिया में चौथा या 5वां कंट्री बन गया है, ओके, जहां पर भारत एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स लगाने वाला है, लगा चुका है, और ये ऊपर एक लो अर्थ ऑर्बिट में तकरीबन 650 किलोमीटर की हाइट पर पूरे ब्रह्मांड को देखेगा और सूर्य की जो किरणें आती हैं डिफरेंट वेवलेंथ की, उनकी स्टडी करेगा। इसीलिए इसको मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी के नाम से भी बोला गया है। तो यूएस और रशिया के बाद इंडिया अगला कंट्री है? बिल्कुल नहीं, इंडिया करीब 5वें नंबर पर आता है इसके लिए। ओके, दूसरा एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एकदम गलत है। एस्ट्रोसैट का टोटल जो मास है वो 1513 kg है। इसको 1650 किलोमीटर की हाइट पर भेजा गया? बिल्कुल नहीं, 650 किलोमीटर की हाइट पर भेजा गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई रिसेंट करंट अफेयर न्यूज में होता है तो आप उसका वेट यानी उसका मास और उसका डिस्टेंस भी ध्यान रखेंगे। तो यहां दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगला प्रश्न जो मंगलयान पर पूछा गया है, मंगलयान पे प्रश्न कह रहा है कि मंगलयान को हम मॉम के नाम से भी जानते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, पूरी तरह से सही है, इसको मॉम के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगला कह रहा है इट मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट मिशन फॉर द मार्स। एकदम गलत है दोस्तों, भारत दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है जिसने मंगल मिशन भेजा है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, ये स्टेटमेंट सही हुआ। इट मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट इन फर्स्ट टाइम, यानी कहने का मतलब भारत पहली बार में ही मार्स मिशन को भेजा और सफल हो गया। इसके पहले भेजे जाने वाले जो 3 कंट्री हैं उन्होंने कई बार ट्राई किया, वो चीज पूरी तरह से सही है। और एक बात और बता दूं, जहां पे नहीं पूछा गया है, इंडिया पहली बार में तो सक्सेस हुआ है, और दूसरी बात ये मिशन सबसे सस्ता मिशन है। इसके पहले जितने भी कंट्रीज ने मिशन भेजा था, हमारा मिशन सबसे सस्ता रहा है। 16वां क्वेश्चन, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है लाइफाई के बारे में, लाइफाई तकनीकी के बारे में बताऊं, 2011 में तकनीकी विकसित की गई, लेकिन यह प्रश्न उस साल के करंट अफेयर्स में ना जाकर आगे जाकर क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। ये चीज बड़ी पॉपुलर हुई थी। लाइफाई टेक्नोलॉजी काफी हद तक वाईफाई की तरह ही मिलता जुलता नाम है और ये वाईफाई की तरह ही काम करता है, लेकिन वाईफाई से गुणवत्ता में काफी हद तक बेहतर है। तो कह रहा है यहां पर लाइट का यूज करते हैं, बिल्कुल, वाईफाई में हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, लेकिन लाइफाई में हम विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश को यूज करते हैं, यानी लाइट को यूज किया जाता है, जिसकी मदद से इंटरनेट को डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इस वायरलेस टेक्नोलॉजी की जो स्पीड होती है वाईफाई से काफी हद तक बेहतर होती है। आप मुझे बताइए वाईफाई में आपने कितनी स्पीड पाई है? आप मुझे ज्यादा 2 Mbps बताएंगे, ठीक है, 10 Mbps बताएंगे। मैं आपको बताता हूं लाइफाई की मदद से जब पहली बार लाइफाई को डेवलप किया गया था तो इसकी स्पीड थी 10 Mbps और आज लाइफाई की मदद से 224 Gbps की स्पीड रिपोर्टेड की गई है। अब आप खुद देख लीजिए वाईफाई की अपेक्षा कितनी ज्यादा फास्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर पूरी तरह से सही हैं। अगला प्रश्न जो यूपीएससी ने पूछा, फिर देखिए गवर्नमेंट स्कीम से पूछा गया जिसका नाम है उदय। उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल
डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। ये स्कीम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015-16 के 15 में लाई हुई है और 15-16 में। और इसका मेन काम क्या है, जो वो कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो अच्छे खासे लॉस में है। असल में सरकार जैसे एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, ये कारपोरेशन जो बॉडीज हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को बनाती हैं, चाहे हाइड्रो पावर से बनाए चाहे थर्मल पावर प्लांट यानी कोयले से बनाए। इनको इलेक्ट्रिसिटी को खरीद कर आप तक पहुंचाने के लिए बीच में कौन काम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आज बहुत ज्यादा लॉस में हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पा रही हैं। तो सरकार ने बोला जो भी इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जिनको लॉस हो चुका है उनको एक कंपनसेशन दिया जाए। और वो कंपनसेशन जो है वो 2015, 2016 और 2017 में देने की बात हुई थी। क्या बात हुई थी मैं थोड़ा बता देता हूं। 2015 में बात हुई, अगर कंपनियों को मान लो जितना भी लॉस है उसका 75% सरकार देगी पहले साल। दूसरे साल अगर कंपनी को फिर लॉस होता है तो 50% पूरे लॉस का देगी, और तीसरे साल अगर फिर लॉस होता है तो 25% लॉस का देगी। यानी कहने का मतलब है पहले साल कंपनियों को सिर्फ 25% लॉस का अपना पैसा लगाना होगा, दूसरे साल अगर फिर लॉस होता है कुछ अमाउंट तो उसका 50% लगाना होगा, तीसरे साल 75% लगाना होगा। और इस तरह फेज मैनर में कर करके कंपनियां जो होंगी अपने जो लॉसेस हैं या घाटा है उसको काफी हद तक कंपनसेट कर सकेंगी और इलेक्ट्रिसिटी को घरों घरों तक पहुंचाने में मदद करेंगी। तो यहां पर एक तरह का फाइनेंशियल टर्न अराउंड है, जो एक रिवाइवल पैकेज है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को दिया गया। ये यूपीएससी का प्रश्न रहा 17वां। लास्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है यहां पर क्वेश्चंस ओपीसीडब्ल्यू से पूछा गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसको आप डिफेंस में रखिएगा, क्योंकि जो रासायनिक हथियार होते हैं, अब जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड है, अगर मैं मिथाइल आइसोसाइनाइड को आपके ऊपर डाल दूं तो एक तरह का रसायन है, जो रसायन केमिकल बहुत खतरनाक है, जो भोपाल गैस टेस्डी में यूज हुआ था। इस तरह के केमिकल्स का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। कोई राष्ट्र अपने राष्ट्र में ऐसी चीजें नहीं बनाएगा, कोई राष्ट्र किसी दूसरे एनिमी कंट्रीज में इस तरह की चीजों को अप्लाई नहीं करेगा। उसी पर बात होती है ओपीसीडब्ल्यू के बारे में, किससे जुड़ा हुआ है। अब आपको एक बैकग्राउंड मिल चुका है, देखे गए ये प्रश्न भी 2016 में पूछा गया है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन यूनियन काम कर रहा है, नाटो और डब्ल्यूएचओ के साथ में पूरी तरह से गलत है। ओपीसीडब्ल्यू एक तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। दूसरा, इट मॉनिटर्स केमिकल इंडस्ट्री टू प्रिवेंट न्यू वेपन्स फ्रॉम एमर्जिंग। तो ठीक है, नए केमिकल वेपन्स को आने से रोकने का काम करता है, पूरी तरह से सही है। रासायनिक चीजों को नहीं बनने देगा जो खतरनाक हो और हथियारों की तरह प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तीसरा कह रहा है, इट प्रोवाइड असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन टू द स्टेट अगेंस्ट द केमिकल वेपन थ्रेट्स। यानी कोई राष्ट्र में अगर रासायनिक हथियारों का डर है, कोई कंट्री उसके ऊपर गिरा सकता है, तो उस कंट्री को बचाने की कोशिश भी करता है। यानी पूरी तरह से दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही होगा ओपीसीडब्ल्यू के बारे में। ओपीसीडब्ल्यू के बारे में आपको मैं बता दूं, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इसके मेंबर होते हैं वही मिलकर इसका रेगुलेट करते हैं। ये बिल्कुल यूरोपियन यूनियन और नाटो और उससे मिलकर संपादित नहीं होता। जो उन्होंने पहला स्टेटमेंट पूछा था पूरी तरह से गलत था। ये पूरी तरह से एक केमिकल वेपन कन्वेंशन है, जो रासायनिक वेपन कन्वेंशन सम्मेलन है उसके अंदर ही आता है ओपीसीडब्ल्यू, जो फोर्स में आया है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है जो हेग, जो नीदरलैंड में पड़ता है, और पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है जो रासायनिक हथियार हैं उनको दूर कर दिया जाए। इवन सबसे बड़ा अचीवमेंट जो ओपीसीडब्ल्यू के बारे में है, आपको बता दूं, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को 2013 का पीस का नोबेल प्राइज दिया गया, और बिल्कुल दिया जाएगा कि रासायनिक हथियारों के दुष्प्रयोग को पूरी तरह से रोकेगा, और किसी कंट्री में इस तरह की अगर समस्या है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो उसको बचाने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहा और ये इशू रहा जो मुझे बताना था, और मैंने इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझा दिया। वीडियो बहुत ज्यादा जहां हर मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपके सामने लाया जाए, लेकिन इन 3 वर्ष के प्रश्नों को बताना बहुत जरूरी था, और काफी हद तक आपको अब समझ में आ चुका होगा कि यूपीएससी में साइंस एंड टेक बहुत ही आसान नहीं है। और यहां पर इस पेपर को देखने के बाद आपको पूरी तरह से वास्तविकता की पहचान हो चुकी है कि आप में क्या कमी है, यूपीएससी की क्या जरूरत है। और इन चीजों को भरने के लिए ट्रेडिशनल पार्ट के लिए आप मेरी बुक पढ़ते रहें और मुझे अपने फीडबैक देते रहें। इन बुक्स के जरिए मैं आपको सारे ट्रेडिशनल पार्ट हमेशा पहुंचाता जाऊंगा। अब इन बुक्स को पढ़िए और साथ में मेरे करंट अफेयर्स को स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म में आप मुझे सुनते रहिए। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। और इसके अलावा जितने भी स्टेट के एग्जाम्स 2019 में आने वाले हैं, ये वीडियोस आपको पूरी तरह से बेनिफिशियल होगा। और अभी आप सबको मेरी तरफ से दुआएं, मेरी तरफ से विशेष, जो आप इस एग्जाम्स में काफी आसानी से निकाल सके। मैं अपनी पूरी कोशिश स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पे जारी रखता हूं और कोशिश करता हूं हमारा पूरा स्टडी आईक्यू परिवार आपके लिए बेहतर से बेहतर सामग्री
सामग्री यानी जो चीज़ें या मटेरियल्स हैं वो उपलब्ध करा सकेगा, जहां आपका एग्जाम निकालना आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो अपना प्यार, अपना स्नेह ऐसे ही देते रहिएगा और बिल्कुल फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक हमें हमेशा ज़रूरी है। थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।